बिहार सिविल कोर्ट के जितने भी एग्जाम्स बाकी है उन सारे एग्जाम्स में हिंदी का बहुत ज्यादा महत्व है। क्लर्क और प्यून का पीटी का एग्जाम बाकी है। अब इन सारे एग्जाम्स में हिंदी तो पूछा ही जाएगा। साथ में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी के 50 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुहावरे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक मुहावरा क्लियर हो जाएगा। और साथ में ये इतने इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं कि 50 में से आपका 2 से 3 नंबर का मुहावरा जरूर आपसे पूछा जाएगा। मैंने बहुत मेहनत करके ये सारा का सारा पीपीटी आप लोगों के लिए बनाया है। साथ में ये जो आपका पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया वहां से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। जो हमारा सबसे पहला वाला मुहावरा है वो क्या कह रहा है? तो सबसे पहला वाला हमारा मुहावरा है वो कह रहा है भैया, आंखों का तारा होना, आंखों की पुतली होना। आंख का तारा या आंख की पुतली होना, इसके कहने का क्या मतलब है? यहां जो अर्थ हमने लिखा है बहुत प्यारा होना। जैसे आज फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं वाक्य प्रयोग यहां अगर किया जाए, वाक्य प्रयोग से होता क्या है कि बहुत सारा मुहावरा आपको टंग पे याद हो जाएगा, दोबारा आपको देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैंने पीडीएफ भी इस तरीके से बनाया है कि अगर आप एक नजर देख लोगे तो सारा का सारा मुहावरा आप याद कर सकते हो। लिखा है वाक्य प्रयोग में, यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है। कहने का मतलब है एक माँ भी अपने बच्चे से कह सकती है कि ये जो बच्चा है वो मेरी आंखों का तारा है या आंखों की पुतली है। इस तरीके से अर्थ बताया जा सकता है, वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, बहुत प्यारा होना, आंख का तारा या आंख की पुतली। ठीक है, मुहावरा लिखा है खून का प्यासा होना, मतलब जानी दुश्मन होना। जैसे कोई भी अगर दोस्त बहुत ज्यादा गहराई से दोस्ती करता है, दो दोस्त रहते हैं, ठीक है, अगर कुछ बातों को लेकर अनबन हो जाएगा तो वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं, खून के प्यासे हो जाते हैं। भैया आज हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, वही कंडीशन है खून का प्यासा होना। इस मुहावरे का अर्थ ही लगता है कि भैया बहुत ज्यादा खतरनाक दुश्मनी होने वाला है। कहने का मतलब है जानी दुश्मन हो जाना। वाक्य प्रयोग में इसका कैसे करेंगे? उसकी बात का क्या कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है। मतलब कोई जो आदमी है वो किसी और से कह रहे हैं कि भैया उसका बात मत करो, वो मेरे खून का प्यासा हो गया है। या फिर आप किसी और के लिए भी कह सकते हो जो बहुत प्यारा आपका दोस्त रहा होगा, आज किसी कारणवश से आपका दुश्मन हो गया होगा, आप उसका बात सुनना पसंद नहीं करोगे क्योंकि वो तो आपका खून का प्यासा है, उससे तो लड़ाई हो गया है, उससे तो ब्रेकअप हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट वाला जो हमारा मुहावरा फटाफट से हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे, ज्यादा समय मैं नहीं लेने वाला हूं। मुहावरा है कि खून ठंडा हो जाना। खून ठंडा हो जाना मतलब क्या? उत्साह से रहित होना या भयभीत होना। उत्साह से क्या हो जाना? रहित हो जाना या भयभीत हो जाना। खून हमारा ठंडा पड़ गया है, हम किसी काम के नहीं है, ना हमारे पास कोई एक्साइटमेंट है, उत्साह है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, है ना। या फिर भयभीत हो गए, हम एकदम ठंडा पड़ गए हैं। इसमें क्या लिखा है कि आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया। ये कोई लोग कह रहे हैं कि भैया आतंकवादी को जब हमने देखा तो हमारा सारा जोश एक्साइटमेंट जो था वो सारा का सारा ठंडा हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे आते हैं। क्या लिखा है कि गढ़ फतह करना। क्या लिखा है क्वेश्चन मेरे भाई? गढ़ फतह करना तो कठिन काम करना। जैसे आप लोगों का बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम है, क्या है? बिहार सिविल कोर्ट का आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या है कि जो भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेनो का एग्जाम दे रहे हो या फिर रीडर का एग्जाम दे रहे हो, क्लर्क का दे रहे हो, आप फिर अगर आप प्यून का दे रहे हो, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, भगवान करे आप लोग क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि भैया गढ़ फतह कर दिया, मतलब कठिन काम था आपके लिए लेकिन उसको आपने क्या किया है, उसको आपने आसान तरीके से निपटा दिया है, गढ़ फतह कर दिया है, जीत हासिल की है, कठिन काम को कर लिया है। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? आईपीएस पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतह कर लिया। भैया यहां सिविल कोर्ट पास करके हम लोगों ने गढ़ फतह कर लिया, ऐसा वाक्य प्रयोग हम लोग अपने तरीके से करेंगे। तो खुद के बनाए हुए वाक्य पे ज्यादा मुहावरा आपको याद हो सकता है ना। आ जाइए नेक्स्ट वाला जो हमारा मुहावरा है वो क्या लिखा है? मुहावरा गधे को बाप बनाना। आप क्या है कि बहुत सारा मुहावरा अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये मुहावरा देखने से ही लगता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। गधे को बाप बनाना मतलब काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। अगर मान लो आपके पास कोई बहुत जरूरी काम है और वो काम आपसे नहीं होने वाला है, वो किसी और से होने वाला है और भैया वो गधा है,
तो आप करोगे क्या, उसको बोलोगे भाई प्लीज कर दो ना यार, थोड़ा सा हेल्प कर दो, और जब काम निकल जाएगा बोलोगे भैया हम तो गधे को बाप बना लिए, है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह से जानता है, मतलब कार्तिक नाम का लड़का है और वो गधे को मतलब अपना काम निकलवाना उसको अच्छे से आता है। समझ रहे हो बात को, उसको अपना काम निकलवाना क्या है बहुत अच्छे से आता है। दूसरा क्या है, आ जाइए, लिखा है घर घाट एक करना। घर घाट एक करना, देखो एकदम देखने से क्लियर पता चल रहा है, घर घाट क्या करना है मेरे भाई, एक करना है, कठिन परिश्रम करना है, मतलब दिन रात एक कर देना है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, दिन रात एक करना है, कठिन परिश्रम करना है, सारा दुनिया एक कर देना है, या फिर सारा दुनिया मुट्ठी में कर लेना है, इस तरीके से भी कह सकते हो। नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया, हम लोग भी सिविल कोर्ट के लिए घर घाट क्या करेंगे, एक कर देंगे। चाहे वो पेपर कैसा भी पूछे, लेकिन हम लोग का जो लेवल होगा वो बहुत अच्छा लेवल होने वाला है। ये खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में अगर हम लोग आ जाते हैं तो नेक्स्ट वाला क्या लिखा है, दिन गंवाना। क्या है, दिन गंवाना, समय नष्ट करना। मैंने बोला कि भैया मैं आपको पीडीएफ या टेलीग्राम पे देने वाला हूं, व्हाट्सएप चैनल पे देने वाला हूं। आप बोलोगे अच्छा ठीक है दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। यही सब आपका क्या कहलाता है, दिन गंवाना है, समय नष्ट करना कहलाता है, ठीक है। तो ये काम खैर नहीं करना है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है और इस पीडीएफ को पूरा अच्छा तरीके से देखना है, ठीक है। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है। देखो भाई, दिन कौन गंवाता है, जो बेरोजगार होता है। हमारे पास इतना ज्यादा काम है, हम दिन गंवा ही नहीं सकते, हम दिन नष्ट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। आ जाइए अगले वाले सवाल पे आ जाइए। अगला वाला सवाल क्या है कि पासा पलटना। क्या लिखा है भाई, पासा पलटना, स्थिति उलट जाना, ठीक है, स्थिति उलट जाना। अब आपको लगा नहीं होगा कि सर 50 मुहावरा वाला क्लास हमको एक ही जगह मिल जाएगा, और आपने देखा और यहीं से अगर 4 के 4 क्वेश्चन अगर आपके लड़ जाएंगे, बोलोगे भैया पासा पलट गया। क्या बोलोगे, पासा पलट गया भैया। वही कंडीशन यहां है कि एकदम पासा पलट जाना, जिस स्थिति से हम अवगत नहीं थे वो स्थिति हमारे पास आया और पासा क्या हो गया, पलट गया, है ना। क्या करे, पासा ही पलट गया, सोचा कुछ और था और कुछ और हो गया। ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में आप यूज कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग अपने हाथ में है, आप जिस तरीके से यूज करना चाहोगे उस तरीके से यूज हो जाएगा। जैसे हम किसी आदमी से बात करने जा रहे हैं और बात करने के दौरान आपको लगेगा कि नहीं सर इस आदमी से मार हो जाएगा, और जैसे ही मार होगा भैया बोले पासा ही पलट गया, गए थे बात करने मार हो गया। तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों आपका चलता है ना। आ जाइए अगले वाले मुहावरे में लिखा है क्या कि पीछा छुड़ाना। क्या करना है, पीछा छुड़ाना, मतलब जान छुड़ाना। पीछा छुड़ाना मतलब क्या होगा, जान छुड़ाना। अगर आप सिविल कोर्ट का तैयारी कर रहे हैं और कोई दोस्त आपका एक ऐसा होगा बोलेगा ना तुमसे ना हो पाएगा, चाहे तुम नहीं करो, छोड़ दो, कोई और काम करो, वो हमेशा आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा, है ना। वो हमेशा आपको टोंट कसेगा, हमेशा आपको बोलेगा भैया तू चल मेरे साथ घूमो, ये करो वो करो। लेकिन आप क्या करोगे, बोलोगे भैया आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, हमको करने दीजिए सिविल कोर्ट का तैयारी, एस्पिरेंट्स लाइफ से करने दीजिए सिविल कोर्ट का तैयारी। तो सेम कंडीशन है, बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूं, बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूं। क्या पीछा छुड़ाना मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे जान छुड़ा लेना। वो मेरे जान के पीछे पड़ा था, वो मेरे फ्यूचर के पीछे पड़ा था, है ना। चलिए नेक्स्ट वाला 11 नंबर का मुहावरा क्या है, नजर बंद करना। बहुत बारी आप लोगों ने ऐसा मुहावरा सुना होगा, नजर बंद करना मतलब जेल में रखना या फिर कुछ दिखाई नहीं देना, किसी और से कोई मतलब उसको रखने नहीं देना। नजर बंद करना, उसको बस पैक कर देना, जेल में रखना। तो वाक्य पढ़ियो, गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नजरबंद करके रखा था, नजरबंद करके रखा था। तो ऐसा भी कंडीशन हम लोग वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट वाला जो है धरना देना। नेक्स्ट वाला क्या है, धरना देना। अभी जो एक्ट एक लागू हुआ था, जो आप ये देख रहे थे, हिट एंड रन वाला एक्ट जो लागू हुआ था, उसमें सारे ट्रक ड्राइवर और ये जो आपके थे क्या बोलते हैं, जो भी आपका बस का ड्राइवर था, उन सबका अगर वो एक्सीडेंट अगर होता है तो वो क्या करते हैं, 7 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल का जेल था। तो 2 दिन तो पूरा का पूरा स्ट्राइक रहा सारा कुछ, है ना। पेट्रोल भी मिलना बंद हो गया था। तो लोग क्या कर रहे थे, धरना दे रहे थे कि भैया ये आप जो एक्ट लगाए हो इसको हटा दो। तो हम लोग धरना भी हटा लेंगे। क्या होता है, अड़े रहना या अड़कर बैठ जाना, कि अपनी बात को मनवा लेना। क्या है, अपनी बात को मनवा लेना। सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना
धरना दे रहे थे। ये बात पुरानी है, मैंने आपको करंट से जोड़ के बताया है कि भैया अभी जो स्ट्राइक हुआ था, अभी जो हिट एंड रन वाला जो केस आया था उस पर मैंने जोड़ के आपको बताया है। ठीक है, आ जाइए अगले वाले मुहावरे की तरफ। लिखा है दीवारों के कान होना। दीवारों के कान होना हम लोग हमेशा यूज करते हैं, भैया धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, मतलब अगल बगल से कोई सुन भी लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और तिल का तार बन जाएगा बात, है ना। लिखा है किसी गोपनीय बात को प्रकट हो जाने का खतरा। अगर आप कोई गोपनीय बात कर रहे हैं तो आप क्या करो, आप सामने वाले को समझा दो कि भैया आराम से बोलो, या फिर कहीं और हम बात कर लेंगे जहां दीवार नहीं हो, जहां कोई आसपास में नहीं हो, तो उसी को कहते हैं दीवारों के कान होना। अगर आप कोई गोपनीय या कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, कोई जरूरी बात कर रहे हैं, तो कृपया बचा के करें, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसा कहा गया है। दीवारों के भी कान होते हैं, अर्थात तुम लोग बात करते समय सावधानी बरता करो, सावधानी रखा करो, है ना। समझ में आ रहा है? आ जाइए अगले वाले हम लोग मुहावरे पे चलते हैं। लिखा है थक कर चूर हो जाना। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, बहुत थक जाना, मतलब इतना ज्यादा 14-14 घंटा या फिर 12-12 घंटा हम लोग पढ़ाई करके एकदम थक के चूड़ हो गए हैं, 12 घंटा ड्यूटी करके थक के चूड़ हो गए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि मई की धूप में 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण मैं तो थक कर चूड़ हो गया। ये कुछ और कह रहा है, हम कुछ और कह रहे हैं, लेकिन मीनिंग आपका वही है जो आप सोचना चाह रहे हैं। थक कर चूर होना मतलब एकदम थक जाना, इसके बाद हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इस तरीके का बात मुंह से निकलता है जब आप बहुत ज्यादा काम और बहुत ज्यादा पढ़ाई अब कर लेते हैं, तो है ना। आ जाइए नेक्स्ट वाले मुहावरे की ओर आते हैं। लिखा है तिनके का सहारा। तिनके का सहारा मतलब हम लोग कहते हैं ना भाई खराब कंडीशन में कि डूबते को तिनके का सहारा। क्या कहते हैं? डूबते को तिनके का सहारा। थोड़ी सी मदद, क्या है? थोड़ी सी मदद है आपका। वाक्य प्रयोग क्या है कि मैंने मोहित की जब 100 रुपए की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। ठीक है, मतलब उसके पास 1 रुपया नहीं था, और किसी के पास अगर 1 रुपया नहीं हो, उसको अगर आप लोग मदद कर दो 100 रुपए से, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी को कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे आते हैं। डंका बजाना लिखा हुआ है। क्या है? डंका बजाना मतलब ढिंढोरा पीट देना किसी बात का। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा कि भाई सुनो ना, एक बात बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बात किसी से कहना मत। अब जिससे कहे हैं वो किसी और से यही बात कहेगा और वो भी उसको कहेगा भैया किसी से कहना मत। इसको कहते हैं अंदर ही अंदर डंका बजाना। ठीक है, इसका मतलब प्रभाव जमाना भी कह सकते हैं, डंका बजाना भी कह सकते हैं। वाक्य प्रयोग ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया, मतलब उल्लास भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्रभाव जमाना, इफेक्टिव भी कह सकते हैं इसको, या फिर बातों को छीटना भी कह सकते हैं। दोनों बात यहाँ पे बराबर है। ठीक है, आ जाइए अगले वाले मुहावरे की ओर चलते हैं। लिखा है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना, अगर आप कोई काम करने जा रहे हो और बीच में कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके काम में टांग अड़ाते हैं। अगर आप पढ़ने जा रहे हो और पढ़ाई के टाइम कोई ना कोई तो आपके पास टांग अड़ाने चला ही आता है, चाहे वो कुछ दोस्त लोग हो, चाहे अगर आप बहुत मेहनत से घर में ही पढ़ रहे हो, बुआ रे ये काम कर दो, बुआ रे वो काम कर दो। इसको कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, आप मेरे पढ़ाई में टांग मत अड़ाया करो। ठीक है, अड़चन डालना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अड़चन डालना कहते हैं। हर बात में टांग ही अड़ाते हो या कुछ आता भी है तुम्हें, मतलब फालतू का तुम हर बात में टांग अड़ाते हो या कुछ आता भी है तुम्हें, ये कहने का मतलब हुआ। और जो मैंने कहा है वो भी अड़चन ही डालना हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे आते हैं। लिखा है जूते पड़ना, मतलब बहुत निंदा होना। बहुत निंदा होना। जूते पड़ने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा सामने बुला के और जूता जूता पीटना, ऐसा नहीं होता है। जूते पड़ने का मतलब है क्या कि आपका बहुत ज्यादा निंदा होना। लिखा है अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, जब जूते पड़ेंगे तब समझ में आ जाएगी। जब जूते पड़ेंगे तब क्या होगा? समझ में आ जाएंगी, ऐसा कह रहा है। तो भैया यहाँ बहुत निंदा होना, मान लो आपने कोई गलत बात कहा है और उस गलत बात को लेकर आपकी बातों के साथ जो निंदा हो रहा है, लोगों के बीच जो बात हो रहा है, वो क्या है? बहुत खराब चीज है ना। तो ऐसा बात किया ही मत करो। ठीक है, आ जाइए अगले वाले मुहावरे की ओर चलते हैं। अगला वाला मुहावरा क्या है कि छोटा मुंह बड़ी बात। क्या लिखा है? छोटा मुंह बड़ी बात लिखा है। अर्थ क्या है कि हैसियत से अधिक बात करना। अब आप कह रहे हो, एक बात आप बताओ, अगर आप सिविल कोर्ट का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सिविल कोर्ट का तैयारी कर रहे हो, इसमें कह रहे हो कि भैया मेरा जो एग्जाम का जो क्वेश्चंस है वो हमको बहुत अच्छे से पता है कि क्या आने वाला है।
ठीक है, बहुत अच्छे से पता है कि क्या आने वाला है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप 17 दिसंबर को एग्जाम देते हो, किस का एग्जाम देते हो, स्टेनो का एग्जाम देते हो और फिर आपका रीडर का एग्जाम देते हो, ठीक है। जब ये बात हो जाता है तो क्वेश्चंस का लेवल था वो आपके हिसाब से आप सोच रहे थे, लेकिन अब हुआ क्या कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ आ गया है। अब ये क्या है कि भैया छोटी मुंह बड़ी बात हो गई, हैसियत से अधिक बात करना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब सारे लोगों को पता चल रहा है कि सर तैयारी तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा क्वेश्चंस के लेवल को देखकर। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, अध्यापक ने विद्यार्थी को समझाया कि हमें कभी भी छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए वरना पछताना पड़ेगा। मतलब कॉन्फिडेंस से ज्यादा अपर लेवल जाना, ऊपर की ओर जाना और बोलना कि भैया कैसे नहीं होगा, ये तो होना ही था। अब जो सोचे थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लेवल चला गया तो छोटा मुंह बड़ी बात हो गया, औकात से बाहर का बात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, जख्म पर नमक छिड़कना। क्या है, जख्म पर क्या है, नमक छिड़कना। एक तो जख्म आपके पास पहले से है, एक तो दुख दर्द आपके पास पहले से है और उस पे लोग क्या कहेंगे, नमक छिड़क के चले जाएंगे, मतलब और जलन दे के चले जाएंगे। जैसे क्या कि दुखी या परेशान को और परेशान करना, समझ रहे हो, मैंने भी तो वही कहा कि सर दुखी या परेशान को क्या करना है, और परेशान करना है। जब सोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा तो मैंने उसे कहा कि हम किसी को जख्म पर नमक हमें किसी के जख्म पर नमक क्या है नहीं छिड़कना चाहिए। भैया वो भिखारी पहले से है वो भिखारी पहले से है। अब जब भिखारी पहले से है, वो दुख में पहले से है, तो उसके जले पे नमक हम लोगों को नहीं छिड़कना चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कष्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, टक्कर खाना। क्या है, टक्कर खाना मतलब क्या, बराबरी करना। क्या है भैया, टक्कर खाना, बराबरी करना। कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, अब उनसे हम लोग को टक्कर खाना पड़ेगा, बराबरी करना पड़ेगा, क्वेश्चंस के और कंसेप्ट के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो धूर्त है उनसे टक्कर लेने का क्या लाभ है, ये भी सही है, ये भी वाक्य प्रयोग सही है, पॉजिटिव और निगेटिव मैंने दोनों समझाया है, ठीक है। जो धूर्त लोग हैं उनसे टक्कर लेने से क्या लाभ है, क्योंकि धूर्त की बराबरी करके तो हम कुछ कर ही नहीं सकते है ना, वो तो और बदनामी का पहरा हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वाला आपका क्या है, डंके की चोट पर, है ना। डंके की चोट पर क्या होता है भैया, खुल्लम खुल्ला होता है कि देख लेंगे जो होगा। शेर सिंह ने जो भी काम करता, शेर सिंह जो भी काम करता है डंके की चोट पर करता है, डंके की चोट पर करता है, मतलब एकदम खुल्लम खुल्ला करता है, ट्रांसपेरेंट ज्यादा है, जो होता है सामने करता है, पीछे बातें नहीं करता है, एकदम खुल्लम खुल्ला बात करता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे लिखा है, दिल बाग बाग हो जाना, अत्यधिक हर्ष हो जाना। मान लो कि आप लोगों का रिजल्ट बिहार सिविल कोर्ट में आ जाएगा तो दिल तो बाग बाग आपका भी होगा और दिल गार्डन हमारा भी हो जाएगा, है ना। दिल गार्डन गार्डन हो गया है, वही आप लोगों ने सुना होगा। वर्षों बाद बेटा घर आया तो माता पिता का दिल क्या हो गया, बाग बाग हो गया। या फिर आपका रिजल्ट आया तो हमारा दिल और आपका दिल भी क्या हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे आ जाते हैं। लिखा क्या है कि धब्बा लगना। क्या है, धब्बा लगना, कलंकित करना, मतलब अगर आप कोई काम करो जिसमें आपके ऊपर धब्बा लग जाए, हो सके आप ऐसा काम कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, तो ब्लेम लगना, धब्बा लगना, कलंकित होना। मोहन ने चोरी करके खुद पर धब्बा लगा लिया, मतलब चोरी किया, मोहन क्या किया, चोरी किया और खुद पे क्या किया, धब्बा लगा लिया, चोरी का धब्बा। चोर वो होता है जो चोरी करके पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा है वो चोर थोड़ी ना कहलाता है। फिर क्या लिखा है, प्राणों की बाजी लगाना। क्या है, प्राणों की बाजी लगाना, जान की परवाह ना करना, मतलब अगर आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन 12 घंटा पढ़ने से हो सकता है तो आप क्या करोगे, प्राणों की बाजी लगा दो। कोई कह दे कि अगर आप 12 घंटा पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, तो इस बात पे आप क्या करोगे, सर 12 घंटा जान की बाजी लगा दोगे, जान की परवाह नहीं करोगे, ठीक है। चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा। रक्षा भी कर सकता है अगर अच्छा बॉडीगार्ड हो या फिर अच्छा कोई शुभ चिंतक हो, ठीक है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वैसे भी यूज कर सकते हैं। प्राणों की बाजी लगाना मतलब जान की परवाह नहीं करना, ठीक है। आ जाइए आगे क्या लिखा है क्वेश्चंस में कि नाम डुबोना, मतलब क्या, प्रतिष्ठा मर्यादा आदि खोना।
अगर आपने कोई गलत काम किया है तो नाम क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। उसके बाद नाम बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन डुबाने में बहुत ही ज्यादा कम समय लगता है। तो नाम डुबाना मतलब प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि को क्या करना है, खोना है। सीमा ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया। भैया हमको तो लग रहा है सीमा हैदर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, सीमा हैदर के बारे में बात कर रहा है कि सीमा ने घर से भागकर माता पिता का नाम डुबो दिया, वही सीमा हैदर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल क्या है, जी खट्टा होना मतलब मन में वैराग्य पैदा होना। मान लो 2-3 लोग बहुत अच्छे ग्रुपिंग के दोस्त हैं या 2 ही दोस्त हैं, ठीक है, अगर कोई बात दोनों के बीच में हो गई और अगर मेरे ही मुंह से कोई बात निकली हुई हो गई और कोई तीसरे आदमी के जो बीच में रहते हैं वो जाकर मेरे सामने वाले को बोल दिया, तो मन में कुछ ना कुछ वैराग्य पैदा होगा कि भैया सामने वाले ने मेरे से नहीं कहा, लेकिन जो थर्ड पर्सन था वो आकर हमको बताता है, वो भी हम दोनों का बात। समझ रहे हैं ना? तो इसमें मन में क्या होता है, वैराग्य पैदा हो जाता है, मन में वैराग्य पैदा होना। ठीक है, मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया है, वो अपने गांव में ही रहते हैं। मतलब मैं मन में वैराग्य यहां से भी पैदा हो जाता है कि भैया अगर शहर में थे तो वहां उनको मन नहीं लगता था, वो अकेले रहते थे, तो एकदम जी खट्टा सा हो गया है, इसलिए अब वो क्या करते हैं, अपने जमाने के हिसाब से गांव में ही रहा करते हैं। ठीक है, आ जाइए अगले वाले मुहावरे की ओर। लिखा है कि छलनी कर डालना। छलनी कर डालना मतलब क्या है, शोक विहल कर देना। छलनी कर डालना मतलब तार तार कर देना, समझ रहे हो ना, तार तार कर देना मतलब क्या है, कुछ नहीं बचाना। तुम्हारी जली कटी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर डाला है, अब तुम मुझसे बात मत करो। मतलब तुम्हारा जो बात है ना, मेरे पास जो भी बचा हुआ था, इमोशंस बचा हुआ था, उस बात से मेरा जो कलेजा है, मेरा जो दिल है, मेरा जो हार्ट है, वो क्या है, छलनी छलनी हो गया है। तो तुम क्या करो, मुझसे बात मत करो। मतलब क्या है, वहां पे छलनी का डालना, शोक में डाल देना, चोट पहुंचाना, दिक्कत में डाल देना अपनी बातों से। ठीक है, आ जाइए। लिखा है चहल पहल होना। चहल पहल होना मतलब क्या, रौनक होना। ठीक है, चहल पहल होना मतलब क्या, रौनक होना। दिवाली के कारण आज बाजार में बहुत चहल पहल है, ये भी हो सकता है। चहल पहल किसी आदमी का भी होना हो सकता है कि आदमी बड़ा चहल पहल में रहता है, बड़ा रौनक में, बड़ा एक्साइटमेंट में रहता है, बड़ा एग्रेशन है इसके अंदर, है ना। ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। चहल पहल होना मतलब रौनक होना। ठीक है, आ जाइए। दूसरा क्या है, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र हो जाना। मान लो आपका अभी जॉब नहीं लगा है, अभी आप 12 घंटे की नौकरी, ये पढ़ाई कर रहे हो, जब आप 8 घंटे नौकरी करोगे, जब आपका जॉब लग जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन होगा 8 घंटे का। बाकी जो बचे हुए घंटे हैं वो क्या करोगे, तुम एकदम घोड़ा बेच के सो जाओगे, बोलोगे भैया एकदम निश्चिंत है, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हो भी पाएगा तो उसी 8 घंटे में सोचेंगे, वरना घोड़ा बेचकर बेफिक्र क्या करेंगे, सो जाएंगे। ठीक है, बेटी तो ब्याह दी, अब क्या करे, घोड़ा बेचकर सो जाओ। टेंशन तो थी बेटी की भैया, है ना, बेटी का तो ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद क्या करना, टेंशन तो है नहीं, जब है नहीं तो घोड़ा बेचकर सो जाओ। ठीक है, आ जाइए अगले वाले मुहावरे पे आते हैं। गोद लेना मतलब क्या, दत्तक बनाना। अपना पुत्र न होने पे किसी बच्चे की विविधता, है ना, अपना पुत्र बनाना, विधिवत अपना पुत्र बनाना। ठीक है, मतलब मान लो कि कोई अगर कपल्स हैं, कोई अगर दंपत्ति है, उनके पास अपना बच्चा नहीं है, वो क्या करते हैं, किसी बच्चे को गोद लेते हैं, या फिर किसी भी चीज को गोद लेना मतलब अपना बनाना, जो आपके पास है नहीं। यही तो कहना चाहता है ना। तो महिमा दीदी ने जब कोई संतान, महिमा दीदी को जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चा गोद ले लिया। ये बच्चे के ऊपर, अगर आप किसी भी चीज के बारे में कहते हैं जो आपके पास चीज अवेलेबल नहीं हो, या फिर जो आप चीज वो पा नहीं सकते हैं, तो उसको अगर किसी से अगर आप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, हमारा क्या होता है, गोद लेना, मतलब दत्तक बनाना, अपना बना लेना। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। लिखा है खोज खबर लेना। समझ रहे हो ना, ये क्या कहना चाहता है, खोज खबर लेना मतलब क्या, समाचार मिलना। मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए, भाग गए, दादाजी ही भाग गए। बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर ली तो उनका पता नहीं चला। खोज खबर लेना मतलब समाचार भी लेना होता है। अब समाचार लेने का मतलब नहीं कि जिनका खोज खबर हो रहा है उन्हीं से बात कर लो, है ना। कहने का मतलब है कि मुझे किसी से मतलब ही नहीं, और लोग हमारे बारे में खोजबीन स्टार्ट कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, खोज खबर लेना मतलब क्या, समाचार मिलना या फिर समाचार
लेना भी होगा। ठीक है, आ जाइए अगले वाले मुहावरे पे आते हैं। लिखा है आंखें सेकना। क्या है भाई? आंखें सेकना है दर्शन का सुख उठाना। अब मान लो कि आपके मन में बहुत दिन से ये बहुत मतलब ये रहता है कि सर हम ताजमहल जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, या फिर दिल्ली रेड फोर्ट जाएंगे, लाल किला जाकर देखेंगे। आप नहीं जा पाते हो, आप नहीं जा पाते हो। आप क्या करोगे? आप वहां फोटो उसका निकालोगे और देख के थोड़ा सा नयन सुख लोगे। नयन सुख कहने का मतलब है कि आंखें सेकोगे, दर्शन करोगे, उसका सुख उठाओगे। कब? जब आप फोटो उसका निकालो, क्योंकि जा तो नहीं पा रहे। अगर वहां चले गए तो और अच्छे से आंखें सेकना हो जाएगा। आगे चलते हैं। बहुत से नवयुवक तो मेले ठेले में सिर्फ आंखें सेकने ही आते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हमने जो बताया है वो ज्यादा ठीक है ना। आ जाइए अगले वाले मुहावरे पे आते हैं। लिखा है क्या? खून के आंसू रुलाना। क्या लिखा है भाई? खून के आंसू रुलाना, बहुत सताना या परेशान करना। अगर आपको किसी से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप किसी को बहुत सताओगे या फिर आप परेशान करोगे, तो वो हमारा क्या होता है? खून के आंसू रुलाना। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो उसको नहीं परेशान करके साइड से चारों ओर से उसको परेशान कर लो, वह खुद ब खुद परेशान हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब आप उसको खून के आंसू आपने रुलाया है। ठीक है। रामू कलयुगी पुत्र है, वो अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है, ऐसा कहा गया। ठीक है, एक राम थे और राम को यहाँ रामू बना दिया गया है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे क्या लिखा है? गागर में सागर भरना, मतलब थोड़े में बहुत कहना। क्या है? थोड़े में क्या कहना है? बहुत कहना है। गागर में सागर भरने का मतलब क्या है भाई? थोड़े में बहुत कहना। सुरेश ने कविताओं की क्या बात है, उसकी लिखी चंद पंक्तियां गागर में सागर भर देती है। मतलब थोड़े से पंक्ति में बहुत कुछ कह जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। घाट घाट का पानी पीना, मतलब हर प्रकार का एक्सपीरियंस, हर प्रकार का अनुभव होना, हर प्रकार का तजुर्बा होना। लिखा है मुन्ना घाट घाट का पानी पिए हुए है, उसे कौन धोखा दे सकता है। मतलब आप जिस भी काम को करने में जाओ, वहां आपके पास परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट एक्सपीरियंस और परफेक्ट स्किल्स होना चाहिए। वो हमारा क्या होता है? घाट घाट का पानी पीना होता है ना। चलिए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे आते हैं। 38 क्या कह रहा है कि चोटी और एरी का पसीना एक करना, मतलब खूब परिश्रम करना, खूब परिश्रम करना। इसको हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है। दिन रात एक करना। क्या करना? दिन रात एक करना। यहाँ हो जाएगा दिन रात एक करना हो जाएगा। क्या होगा? दिन रात एक करना हो जाएगा। मुकेश ने नौकरी के लिए चोटी और एरी का पसीना एक कर दिया। हम लोग भी वैसे ही पसीना एक करेंगे सिविल कोर्ट के लिए, है ना भाई। आ जाइए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे आते हैं। लिखा है जली कटी सुनाना। जली कटी सुनाना मतलब क्या? बुरा भला कहना। मैं जरा देर से ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने मेरी जली कटी सुना दी। कहने का मतलब है बुरा भला सुनाना। अगर लगे कि कुछ तुम गलत कर रहे हो और सामने वाले को लगे कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तो वो तुमको सुना सकता है। सुनाने का मतलब टोन कसना, है ना। जली कटी सुनाना, बुरा भला कह देना आपका। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। जली कटी सुनाना का मतलब क्या होगा? बुरा भला आपका कहना। आ जाइए झांसे में आना। झांसे में आने का मतलब है धोखे में आना, धोखे में आना। अब आपका दोस्त कोई कहता है कि भैया चलो वहां पार्टी है, बहुत बढ़िया पार्टी है, जाएंगे तो मजा आएगा, भर पेट खाएंगे और खा के वापस आ जाएंगे। अब वहां जाओगे तो लगेगा भैया आपके साथ तो धोखा हो गया, आप उसकी झांसे में आ गए, आप उसके झांसे में आ गए। कहने का मतलब भैया आपको वो धोखा दे गया, आप धोखे में आ गए। खैर धोखा में तो बेचारा वो भी आ जाएगा अगर उसको पता नहीं होगा तो, लेकिन अगर वो जानबूझ के ऐसा करता है तो वो आपको धोखे में ला सकता है। तो वह बहुत होशियार है फिर भी झांसे में आ गया। वह क्या है? बहुत होशियार है लेकिन फिर भी वो क्या करेगा? झांसे में आ जाएगा। आगे आ जाइए। आगे क्या लिखा है? टुकुर टुकुर देखना। क्या लिखा है भाई? टुकुर टुकुर देखना मतलब टकटकी लगाकर देखना, है ना, एक नजर से देखना। ठीक है, लिखा है भिखारी भीख मांग रहा था और उसका छोटा सा बच्चा सबको टुकुर टुकुर देख रहा था। मतलब देख रहा था कि भैया आगे क्या होगा। टुकुर टुकुर मतलब क्या होता है? एक लगातार देखना, ठीक है, या फिर टकटकी लगाकर देखना। चलिए आगे वाले मुहावरे पे चलते हैं। लिखा है डूब मरना मतलब बहुत लज्जित होना। क्या होगा? डूब मरना मतलब क्या होगा?
बहुत लज्जित होना, मतलब आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जो बिल्कुल आपके जितने अगल बगल वाले लोग हैं या फिर समाज है वो उसके अगेंस्ट में है, उसके विरुद्ध में है, तब एकदम मन करेगा भैया बहुत लज्जित हो चुके हैं, एकदम डूब मरने वाला काम हो गया है। इस तरह की बातें मेरे लिए डूब मरने के समान है, मतलब करना तो छोड़ दो, इस तरीके की बातें भी मेरे सामने मत किया करो, ठीक है। आ जाइए अगले वाले मुहावरे पे आ जाते हैं। लिखा है क्या, ढिंढोरा पीटना मतलब घोषणा कर देना। ढिंढोरा पीटना मतलब भाई घोषणा कर देना। केवल ढिंढोरा पीटने से काम नहीं बनता है, काम बनाने के लिए लोगों का विश्वास भी जीतना क्या है, जरूरी हो जाता है। ढिंढोरा पीटना मतलब किसी बात का अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना। लेकिन वाक्य में क्या लिखा है, मैंने क्या बोला सर, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का दोनों यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पे तुम ऐसा कोई ढिंढोरा पीटो ही नहीं जो तुम काम कर नहीं सको, ये भी मतलब हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे आते हैं। लिखा है तशरीफ लाना, किसी व्यक्ति का आना। तशरीफ लाना मतलब किसी व्यक्ति का आना, किसी व्यक्ति का आना बुलाओ और बोलो कि भैया तशरीफ लाइए, आप तो आ गए। अब इसमें क्या होगा, घर में मेहमान आते हैं तो यही कहते हैं तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, और कुछ मिठाई भी लाइए, कुछ ऐसा सामान भी लाइए जिसको देखकर मेरा मन दिल गार्डन गार्डन हो जाए, मतलब उत्साहित हो जाए, खुशी से भर जाए, है ना। चलिए दूसरा क्या है, दाल में काला होना। क्या है भाई, दाल में काला होना, संदेह होना। मान लो आपने कुछ ऐसा काम किया है और उस काम से आपको खुद सेटिस्फेक्शन नहीं है, लग रहा है कहीं ना कुछ छूटा है, या फिर मन में कुछ ऐसा बात कि भैया दाल में कुछ ना कुछ काला हो सकता है, या कुछ बातें आपको पता नहीं होती है और उसके बारे में आप प्रेडिक्शन लगाते हो और कहते हो भैया दाल में कुछ ना कुछ तो काला लग रहा है। ठीक उसी तरीके से हम लोगों की ओट में ये जिस तरीके से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं उससे मुझे दाल में काला लग रहा है, मतलब हम लोग वहां प्रेजेंट हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बातें कर रहे हैं वहां पे धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, तो मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रिडिक्शन कर रहा है कि वो बातें हमारे तक आ नहीं रही है, वो बातें हमारे तक पहुंच नहीं रही है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे चलते हैं। लिखा है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। क्या है, आगे कुआं पीछे खाई, यही वाला बात है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मतलब जिसका कहीं ठिकाना न हो, है ना। वैसे लोगों को हम लोग या फिर वैसे कोई चीजों को क्या कहते हैं, धोबी का कुत्ता हो गया भैया, न घर का न घाट का। जब से रामू की नौकरी छूटी है उसकी दशा धोबी का कुत्ता जैसा हो गया है, ना घर का ना घाट का हो गया है ना। आ जाइए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे चलते हैं। लिखा है दिन में तारे दिखाई देना। क्या लिखा है, दिन में तारे दिखाई देना, अधिक दुख के कारण होश ठिकाने ना रहना। दिन में तारे दिखाई देना मतलब क्या है, अधिक दुख के कारण होश ठिकाने नहीं रहना। आप बहुत खुशी खुशी कहीं जा रहे थे लेकिन ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन या ऐसा कुछ सूचना आपके घर से या कहीं और से या कुछ अलग भी निगेटिविटी अगर आ जाता है तो क्या होता है भैया, बहुत अत्यधिक दुख हो गया, जो हम अपने होश में नहीं थे उस समय हमारे दिन में तारे दिखने लगे। तो ऐसे कह सकते हैं कि जब रामू की नौकरी छूट गई तो उसके दिन में तारे दिखाई देने लग गए, है ना। चलिए दूसरा क्या है, तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालना। तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालने का मतलब क्या है, बहुत सोच विचार कर बोलना। बहुत क्या है, सोच विचार कर बोलना। और अगर ऐसे भी आप तौल तौल कर बातों को बोलते हैं तो बहुत सोच विचार के बोलते हैं, और ये जरूरी भी होता है ना। पहले सुनना जरूरी होता है, उसके बाद सटीक जवाब देना जरूरी होता है। तो ये शालिनी बहुत विवेकशील है। देखो तौल तौल कर बोलना, शब्द निकालना के साथ क्या वर्ड आ गया, विवेकशील आ गया, शालीनता आ गया, समझदारी आ गया। वह तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालती है, ठीक है, बातें समझ रहे हो। आ जाइए अगले वाले मुहावरे पे। लिखा है तौबा करना। तौबा करना मतलब भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना। मतलब ना भैया ये अभी तो हमने कर लिया है या फिर मुझे इसके बारे में पता है, तो भविष्य में हम ऐसा काम या फिर अभी भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम इसको तौबा करते हैं, हम इसको डिनाई करते हैं, ठीक है। लिखा है ईंट का व्यापार में घाटा होने के कारण मैंने इससे तौबा कर लिया। मतलब
घाटा भी सह लिया और घाटा सहने के बाद तौबा भी कर लिया। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला जो हमारा मुहावरा है, लिखा है गर्दन पर छुरी चलाना। गर्दन पे क्या है, छुरी चलाना। मुहावरा देख के ही समझ में आ रहा होगा कि भैया भारी नुकसान पहुंचाना। क्या है, भारी नुकसान पहुंचाना। मुझे पता चल गया कि विरोधियों से मिलकर किस तरह मेरे गले पे छुरी चलाया गया है, गर्दन पे छुरी चलाया गया है, मुझे नुकसान पहुंचाया गया है। ठीक है, तो भाई एक बार मैं और कहना चाहता हूं, हमारा जो 50 मुहावरा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो पहला वाला 51 जो आपका मुहावरा दिया गया है, क्योंकि हम लोगों ने 50 तक पहले ही कंप्लीट करा था, टेलीग्राम पे पीडीएफ आपका 50 तक यहां दिया गया होगा, तो जाकर वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा 51 नंबर वाला मुहावरा है वो क्या कह रहा है कि गरे मुर्दे उखाड़ना। क्या करना है, गरे मुर्दे उखाड़ना, मतलब दबी हुई बातों को उखाड़ना, ये आपका कह रहा मुहावरा। अच्छा, इसका अर्थ भी हम लोग जानेंगे और साथ में जानेंगे इसके वाक्य प्रयोग को। तो अर्थ क्या है कि दबी हुई बातों को फिर से उभारना या फिर दबी हुई बातों को निकालना या उखाड़ना हम लोग कह सकते हैं। बहुत दिन पहले अगर कुछ बातें हुई होगी, जो उस समय की जो बातें होगी वो अभी फिर से निकल कर आ रही है किसी मूवमेंट में, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर दबी हुई मुर्दे को क्यों उखाड़ रहे हो या फिर गरे हुए मुर्दे को क्यों उखाड़ रहे हो। वाक्य में इसका कैसे प्रयोग करेंगे, जो हुआ सो हुआ, अब गरे मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ है, मतलब क्या ही फायदा है, फायदा आपका क्या ही होने वाला है। तो आप अपने तरीके से भी वाक्यों को बना सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, साथ में अर्थ भी है, साथ में आपका मुहावरा भी है। ठीक है, दूसरा लिखा है गुल खिलाना। गुल खिलाना लिखा है कि नई बात का भेद खुलना या फिर विचित्र बातें होना। देखो दो दो मीनिंग है, एक मीनिंग तो हम लोग अभी इसका पढ़ ले रहे हैं और कुछ टाइम बाद एक और गुल खिलाना आएगा, उसका भी मीनिंग हम लोग वहां भी पढ़ लेंगे। लिखा है क्या कि मुहावरे मतलब गुल खिलाना, नई बात का भेद खुलना या फिर विचित्र बातें होना। वाक्य प्रयोग में कैसे करेंगे, सुनते रहिए, देखिए अभी क्या क्या गुल खिलने वाला है, मतलब नई नई बातें क्या क्या निकलने वाली है, नई नई भेद क्या खुलने वाली है, सुनते रहिए, इस तरीके से आपका कहा गया। ठीक है, लिखा गया है 53 नंबर वाले में, लिखा है गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब हर बात पे अपने आप को बदल लेना, पानी की जैसा ढल जाना। ठीक है, यहां इसका अर्थ क्या होगा कि बातें बदलना। क्या होगा, बातें बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलने का मतलब क्या होगा, बातें बदलना। ठीक है, अब आगे इसका वाक्य कैसे प्रयोग करेंगे, गिरगिट की तरह रंग बदलने में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदल, अगर तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तो तुम्हारी कोई इज्जत करने वाला नहीं, मतलब उनके मुंह पे उनके जैसे हैं, आपके मुंह पे आपके जैसे हैं, है ना। तो ये जब कंडीशंस होगा तो कोई इज्जत करने वाला नहीं है। तो आप इस तरीके से वाक्य प्रयोग इस मुहावरे का कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां हम लोग नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। 54 नंबर क्या लिखा है, लिखा है गाल बजाना, मतलब क्या, डिंग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। समझ रहे हो, गाल बजाना मतलब क्या है, बड़ी बड़ी बातें करना, डिंग हाँकना हम लोग ऐसे इसको कह सकते हैं। मतलब कोई भी अगर तुम्हारा अगर दोस्त होगा और वो क्या करता होगा, तुम्हारे पास बैठ के चाय वाय पिएगा, बिस्कुट बिस्कुट खाएगा, बोलेगा अच्छा तुम आज खर्चा कर दिए हो ना, तो कल हम खर्चा करेंगे, और कल उसको फोन करते रह जाओ, फोन नहीं उठाएगा। क्या जी, सही बोल रहे हैं ना, फोन नहीं उठाएगा वो, तो वो क्या करता है, डिंग हाँक के चला गया, तुम्हारा चाय पी के चला गया, तुम्हारा बिस्किट खा के चला गया। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो करता है वही जानता है, गाल बजाने वाला क्या जाने, मतलब तुम्हारा खर्चा हुआ तुमको पता है, और इस होप में तुम खर्चा किए हो कि कल हम भी जब बैठेंगे तो सामने वाला व्यक्ति खर्चा करेगा, खर्च करेगा अपना पैसा, लेकिन वो तो डिंग हाँक दिया, वो तो गाल बजा कर निकल गया, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा मुहावरा है 55 है, गिन गिन कर पैर रखना। गिन गिन कर क्या होता है, पैर रखना। अर्थ क्या होगा कि सुस्त चलना, हद से ज्यादा सावधानी बरतना। अब एक छोटा सा बात अब बताओगे, अगर आप इससे पहले बिहार सिविल कोड से पहले अगर आपने कोई भी परीक्षा दिया हुआ होगा, तो आपका अगर रिजल्ट बाई चांस उसमें नहीं आया होगा, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें से जो कमी होगा उस कमी को आप ढूंढ के निकालोगे कि सर मेरा मैथ्स वीक था, मेरा रीजनिंग वीक था, मेरा इंग्लिश वीक था, मेरा करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चंस हमसे छूट गए हैं। तो इन सारे बातों का ख्याल रख के आप क्या करोगे, फूक फूक के कदम रखोगे कि भैया ये सारा जो चीज हमसे जो छूटा है वो हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। तब हम लोग बिहार सिविल कोड का क्या करने वाले हैं, फॉर्म भरेंगे और फिर तैयारी करने वाले, है ना। अच्छा, तो क्या लिखा वाक्य प्रयोग में कि माना कि थक गए हो तुम, मगर गिन गिन कर पैर रखना, गिन गिन कर पैर क्या रख रहे हो, शाम से पहले घर पहुंचना है या नहीं, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं।
माना कि तुम थक गए हो, तुम एग्जाम का फॉर्म भरते भरते थक गए हो, अपनी गलतियां नहीं निकाल रहे हो, अगर निकाल भी लिए हो तो अब फूक फूक के क्या कर रहे हो, पैर को रख रहे हो। ठीक है, आ जाइए। लिखा है गुस्सा पीना, मतलब क्या है कि सामने सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ हो जिसको लगे कि तुम एकदम मार दोगे, जिंदा जला दोगे, है ना, एनिमल मूवी देखे हो ना, उसी तरीके से। ठीक है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, मार नहीं सकते हो, तुम उसको कुछ कह नहीं सकते हो, तुम गुस्सा पी गए हो ना, छोड़ो यार गुस्सा तो बहुत आ रहा, लेकिन जताना नहीं है, जताना नहीं है। ठीक है, तो क्रोध को क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। क्रोध को क्या करना पड़ेगा, दबाना। मतलब क्या, गुस्सा पीना होगा, तो गुस्सा पी कर रह गया, चाचा का वह मुंह लगा ना होता तो उसकी गत बना छोड़ता। मतलब अगर वो चाचा का मुंह लगा, मतलब कुछ ना कुछ दोस्त या कुछ ना कुछ रिलेटिव नहीं होता, उसका गत बना के छोड़ता। मतलब गत बनाना मतलब ऐसी की तैसी कर देना, गर्दा गर्दा उड़ा देना, है ना, सिंपल समझना। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, गुलर का फूल होना। गुल्लर का फूल होना कहने का मतलब है लापता होना। वह तो ऐसा गुल्लर का फूल हो गया है कि उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, मतलब लापता हो गया है। अब तुम अगर सिविल कोर्ट का फॉर्म डाले होगे, रीडर का मेंस का अगर एग्जाम होगा आपका, या फिर प्यून और क्लर्क का एग्जाम होगा, तो एकदम गुल्लर का फूल हो जाओ, लापता हो जाओ, पढ़ने में लीन हो जाओ। दुनिया वाला से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया वाला तुमको देखेगा तो तुम्हारी मजाक ही उड़ाएगा और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर तुमको ना दिखेगा तो तुम्हारे बारे में चर्चा हो जाएगा। एक कहावत है ना कि हमें चर्चाओं में रहने का कोई शौक नहीं है, हमारे हर बात के चर्चे हैं, तो हम क्या करें। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे तो एग्जाम निकलेगा, नहीं पढ़ोगे एग्जाम नहीं निकलेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, जब तक मेहनत हमारे साथ मिलके नहीं करोगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला। ठीक है, तो वही हो जाओ, लापता हो जाओ, अपने एग्जाम के लिए पूरा डेडिकेटेड हो जाओ। चलिए, लिखा है गुदरी का लाल, मतलब क्या, गरीब घर में गुणवान का उत्पन्न होना। एक बहुत छोटा परिवार से कोई लड़का निकलकर कुछ अच्छा कर लेता है, कोई अच्छा जॉब ले लेता है, या फिर बहुत कुछ अच्छा कर लेता है जो उसके परिवार की सोच से परे हो जाता है। सोच से परे मतलब जहां तक उन्होंने सोचा है उससे कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, गुदरी का लाल कहते हैं। अपने वंश में प्रेमचंद सचमुच गुदरी के लाल थे। मतलब प्रेमचंद जो थे वो अपने वंश में उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो पूरे उनके घर में, पूरे वंश में किसी ने भी नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए एकदम याद होता चला जाएगा, टेंशन मत लेना, बस हमारे साथ लास्ट वाले मुहावरे तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। लिखा है गांठ में बांधना, मतलब खूब याद रखना। क्या करना, गांठ में बांधना मतलब क्या है कि खूब याद रखना। गांठ में बांधना मतलब खूब याद रखना। तुम भैया ये गांठ में बांध लो, खूब याद कर लो कि जब पढ़ोगे तभी सफल हो पाओगे। ठीक उसी तरीके से यह बात गांठ बांध के रख लो, तंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा। मतलब हेल्थ इज वेल्थ के बारे में कहा गया है, स्वास्थ्य ही धन है, इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, आ जाइए अगले वाले मुहावरे पे आ जाइए। लिखा है गुर गोबर करना। गुर गोबर करना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ना। वीरू ने जरा सा बोलकर सब गुर गोबर कर दिया। मतलब गुर गोबर करना मतलब एकदम खत्म ही कर देना, सारा कुछ वहां पे बर्बाद कर देना, या फिर जो काम आपका बना हुआ है उस काम को क्या करना, बिगाड़ देना, है ना। तो जरा सी बात पे नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, वही वाला कंडीशन यहां भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग मत करना। ठीक है, आ जाइए। लिखा है गुरु घंटाल, मतलब दुष्टों का नेता या सरदार। अरे भाई मोनू तो गुरु घंटाल है, उससे बच के रहना। मतलब अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्या है, अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो गुरु घंटाल है भाई। क्या है, गुरु घंटाल है। अच्छा, आ जाइए नेक्स्ट वाले में। लिखा है गंगा नहाना, मतलब क्या है, अपने कर्तव्य को पूरा करके निश्चिंत हो जाना। अगर आप लोग का एग्जाम रीडर मेंस का या फिर प्यून का या फिर क्लर्क का अगर निकल जाता है तो आप लोग गंगा नहा लोगे, अपने कर्तव्य को करके निश्चिंत हो जाओगे ना। तो वही तो यहां भी कह रहा है कि रमेश अपनी बेटी की शादी करके गंगा नहा लिए। मतलब रमेश जी के पास एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उनकी बेटी का शादी उनको खुद करना था, और जब शादी कर दिए हैं, तो करने के बाद वो निश्चिंत हो गए, अपने कर्तव्यों से निश्चिंत हो गए वो। ठीक है, तो गंगा नहा लिए। आ जाइए। लिखा है गच्चा खाना, मतलब धोखा खाना। धोखा खाना, अगर आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत कर रहे हैं,
प्यार मोहब्बत करने का वो मतलब नहीं होता है भाई, मतलब होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं, अगर वो चीज़ खो गया, अगर वो चीज़ टूट गया, ठीक है, तो अलग लेवल का वो होता है। धोखा खाना उसको नहीं कहते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। तुम्हारे पास अगर 2-3 दोस्त हो, तुम्हारे समय पे वो काम नहीं आए, तुमको वो धोखा दे देंगे, इसी को कहते हैं गच्चा खाना, ठीक है। तो क्या होता है कि रामू गच्चा खा गया, वरना उसका कारोबार चल जाता, है ना, चल जाता, ऐसा लिखा गया है, धोखा खा गया है, नहीं तो उसका जो कारोबार था वो चल जाता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैटर हुआ होगा, जो किसी पे विश्वास वो किया होगा, वहां से उसको क्या धोखा मिला है, इसलिए उसका कारोबार क्या है कि नहीं चला, ठीक है। आ जाइए फिर अगले वाले मुहावरे पे। 64 क्या है, गजब ढाना। एक गाना सुने हो ना कि आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, वही वाला बात है, गजब ढाना। कहने का मतलब क्या है, कमाल करना। क्या है, कमाल करना। लता मंगेशकर ने तो गायकी में गजब ढा दिया है भैया, आवाज ही इतना सुंदर है ना। आपके पास कुछ ऐसा क्वालिटी होना चाहिए ना, जिस क्वालिटी से सामने वाला बहुत ज्यादा लगे कि भैया एकदम इसके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है जो हमको एकदम इम्प्रेस, जिसको इम्प्रेस कहते हैं, है ना, वो होना चाहिए। कुछ ना कुछ सबके पास होता है, आपके पास भी होगा, ठीक है। तो आप इसी से क्या कर सकते हैं, गजब ढा सकते हैं, कमाल कर सकते हैं, ठीक है, कमाल करना होता है। आ जाइए, लिखा है गज भर की छाती होना, मतलब अत्यधिक साहसी होना, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लेवल पे होना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे इसको, एक होता नहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, वो नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं एकदम लेवल में कॉन्फिडेंस होना। लिखा क्या है कि उसकी गज भर की छाती, तभी तो अकेले में ही 4 आतंकवादियों को मार दिया। इतना अच्छा उसका कॉन्फिडेंस लेवल था, इतना अच्छा उसका लेवल था कि उसने अकेले ही क्या किया, जोश जोश में आके 4 आतंकवादियों को मार गिराया, है ना। आ जाइए अगले वाले मुहावरे पे। लिखा है गधा बनाना, मतलब क्या, मूर्ख बनाना। आपसे एक दोस्त बोले कि भैया 2 मिनट रुक जाओ, रुको रुको 2 मिनट में, बस 2 मिनट में आ रहा हूं वापस, और वो वापस ही नहीं आया, तो गधा बना दिया तुमको, गधा ही बनाएगा ना, मतलब मूर्ख बनाएगा। अप्रैल फूल डे वाले दिन मैंने रामू को खूब गधा बनाया। 1 अप्रैल जो आपका दिन होता है वो आपका फूल डे होता है। क्या होता है, फूल डे, मतलब मूर्ख दिवस होता है। उसी दिन क्या किया, रामू को किसी ने बहुत ज्यादा गधा बनाया, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे। नेक्स्ट वाला जो हमारा मुहावरा है वो आपका क्या क्या कह रहा है, गर्दन ऐठी रहना, मतलब गर्दन ऐठी रहना मतलब घमंड या आकर में रहना। किसी के पास कुछ हो नहीं हो, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अगर अच्छी पोस्ट पे हो या फिर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप घमंड में रहोगे नहीं, ये सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, और तुम सामने वाले के लिए कम, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है यहाँ पे। गर्दन ऐठी रहना मतलब घमंड या आकर में रहना। सरकारी नौकरी लगने के बाद उसकी तो गर्दन ऐठी ही रहती है। देखो मैंने बोला था ना कि अगर कुछ अच्छा हो जाए जिंदगी में तो कभी भी घमंड में नहीं रहना चाहिए। देखो इसका सरकारी नौकरी लग गया, और लगने के बाद ये आसपास वाले लोगों का भाव नहीं देता है, बोलता है हटो साइड में बैठो, मेरा सरकारी नौकरी, तुम्हारा है नहीं ना, तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक। काफी ज्यादा बेइज्जती हो गया ना इसका। आ जाइए 68 नंबर क्या कह रहा है, गर्दन फंसना मतलब झंझट या परेशानी में फंसना। गर्दन फंसना, झंझट या परेशानी में फंसना। आप अगर देखोगे आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और उस बीच में आप क्लास की तलाश में हो कि सर हिंदी का क्लास मिल जाए, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव का क्लास मिल जाए, या फिर मैथ्स का क्लास मिल जाए, रीजनिंग का क्लास मिल जाए, कंप्यूटर का क्लास मिल जाए, सामने एग्जाम है, क्लास मिल नहीं रहा है, तो झंझट में फंस गए ना, फॉर्म तो फिलअप करके झंझट में फंस गए, परेशानी में फंस गए, तो उसे रुपया उधार देकर मेरी तो गर्दन फंस गई है। भैया यहाँ बात कर रहा है रुपया के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के बारे में, है ना। आ जाइए नेक्स्ट वाला मुहावरा, गर्म होना मतलब क्रोधित होना, गुस्सा होना नहीं बोलता भाई, उसको कुछ मत बोला, गर्म हो जाएगा, है ना, गर्म हो जाएगा मतलब गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। अंजू की दादी जरा जरा सी बात पे गर्म हो जाती है, जरा जरा सी बात पे क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। चलिए गला काटना का मतलब क्या होता है, किसी को ठगना। गला काटना का मतलब क्या होता है, किसी को ठगना होता है, ठीक है। लिखा है कल अध्यापक ने बताया कि किसी का गला काटना बुरी बात है, मतलब किसी को ठगना क्या है, बुरी बात है। अध्यापक हमेशा अच्छी चीजें सिखाते हैं, तो क्या बोले वो कि भैया किसी का गला काटना बुरी बात है, किसी को ठगना नहीं चाहिए, बुरी बात है। तो बहुत सारा मुहावरा ऐसा होता है
कि आप देखकर ही पकड़ सकते हो कि सर ये क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, इसका सही मीनिंग क्या होगा। और ये तब होगा जब आप सही तरीके से 100-200 मुहावरे एक बार में पढ़ लोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। 2-3 नंबर तो आप फंसा सकते हो, यहां से कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। गला पकड़ना मतलब किसी को जिम्मेदार ठहराना। गला पकड़ना मतलब किसी को क्या है, जिम्मेदार ठहराना। जिम्मेदार कहने का मतलब है कोई काम किसी को दे दो और बोलो कि भैया तुमसे नहीं हो पाया तो जिम्मेदार तुम ही हो ना, ब्लेम तो उसी पे करोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे गलती चाहे किसी की हो, पिताजी मेरा ही गला पकड़ते हैं। मतलब घर में गलती चाहे किसी की हो, पिताजी क्या करते हैं, मेरा ही गला पकड़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़े हम ही, ये भी पॉसिबिलिटी, या फिर सबसे बदमाश हम ही है ना। आ जाइए नेक्स्ट वाले पे। लिखा है गला फंसाना मतलब मुसीबत में फंसना। अपराध उसने किया है और गला मेरा फंसा दिया, बहुत चतुर है वो। चतुर मीन्स चालाक, ठीक है। अपराध किसी ने किया है और गला किसी और का फंसा दिया, मुसीबत में किसी और को फंसा दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे। लिखा है गला फाड़ना मतलब जोर से चिल्लाना। राजू कब से गला फाड़ रहा है कि चाय पिला दो, कोई सुनता ही नहीं है। जोर से चिल्लाना, किसी काम को कह रहे हो एक बार जोर से चिल्ला दोगे तो गला फाड़ के चिल्ला दोगे, ठीक है। चलिए, लिखा है क्या, गले पड़ना मतलब पीछे पड़ना। तुम अगर किसी को, कभी तुम लोग एग्जाम दिए होगे, मतलब एग्जाम तो पक्का दिए होगे 12 का, अगर बगल में कोई लड़का बैठा उसको अगर सही क्वेश्चंस का चीट दिखा दो तो तुम्हारा गला पकड़ लेगा, वो गला पड़ जाएगा। बोले कि भैया फिर से दिखाओ, अगला वाला भी दिखाओ, पिछला वाला भी दिखाओ, ठीक है। तो वही कंडीशन है कि मैंने उसे एक बार पैसे उधार दे दिए, वो तो गले ही पड़ गया, मतलब दोबारा से मांग रहा है भैया, दोबारा से मांग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाइए अगले वाले मुहावरे पे। लिखा है गले पर छुरी चलना मतलब अत्यधिक हानि पहुंचना। आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें आपका सब कुछ लगा है, तन मन धन सब कुछ लगा है, और गले पे छुरी चल गया, मतलब वो काम क्या हो गया, लॉस में चला गया, अत्यधिक हानि पहुंच गया। उसने मुझे नौकरी से बेदखल करा के मेरे गले पे छुरी चला दी, मतलब कोई ना कोई ऐसा बात होगा जो उसके एचआर के पास या उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास उन्होंने कहा होगा और उसको वो नौकरी से बेदखल करा दिया, ठीक है। आइए, गले न उतरना मतलब पसंद नहीं आना। मुझे उसका काम गले नहीं उतरता है, वह हर काम उल्टा करता है। गले न उतरना मतलब कुछ भी काम वो करे पसंद ही नहीं आएगा, मुझे चिढ़ है, एकदम चिढ़ सा हो गया है, ठीक है। लिखा है गांठ का पूरा या आंख का अंधा मतलब धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। क्या है, धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। कैसे, सेठ जी गांठ के पूरे आंख के अंधे हैं, तभी रामू का कहना मानकर अनारी मोहन को नौकरी पे रख लिया। इसको विश्वासघात भी कहा जा सकता है, किसी के कहने पे रख लिया, मतलब उसको पहले से विश्वास नहीं था और ये विश्वास दिलाया और वो क्या किए, आंख के अंधे हो गए, ठीक है। आ जाइए, लिखा है गाजर मूली समझना मतलब तुच्छ समझना, कुछ नहीं समझना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तुच्छ समझना। गाजर मूली के भाव में बिकोगे, ऐसा कोई पूछा है कि नहीं पूछा है, कमेंट करके एक बार बताना, है ना। मोहन ने कहा कि उसे कोई गाजर मूली ना समझे, वो बहुत कुछ कर सकता है, मतलब मोहन ये बात कह रहा है कि भैया उसको कोई तुच्छ ना समझे, ठीक है, वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। लिखा है क्या, गाढ़ी कमाई मतलब मेहनत की कमाई, ये मेरी गाढ़ी कमाई है, अंधाधुन खर्च मत करो। कोई किसी से कह रहे कि भैया मेरी बहुत मेहनत की कमाई है, कृपया इसे अंधाधुन खर्च मत करिए। आगे क्या लिखा है, गाढ़े दिन मतलब क्या, संकट का समय। कोरोना काल आप लोग को याद है, कोविड-19 कितना ज्यादा संकट का समय था, कठिन समय था, हमारे लिए, आपके लिए नहीं, सारे लोगों के लिए। रमेश गाढ़े दिनों में बहुत खुश रहता था, मतलब रमेश नाम का एक लड़का है जो इतना संकट के दिनों में भी बहुत खुश रहता है ना, बहुत खुश रहता है, ये अच्छी क्वालिटी है। लिखा है गाल फुलाना मतलब रूठ जाना, किसी किसी बात पे, थोड़ा थोड़ा बात पे रूठ जाओ किसी से, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, गाल फुलाना कहते हैं। अंशु सुबह से ही गाल फुलाकर बैठी हुई है ना, किसी न किसी बात से रूठ जाना, गाल फुला लेना, रूठ जाना, ठीक है। आ जाइए अगले वाले मुहावरे पे।
लिखा है गुजर जाना। गुजर जाना मतलब मर जाना, गुजर गए दादाजी मेरे, गुजर गए। तो मेरे दादाजी ने 1 साल तो पहले, मेरे दादाजी तो 1 साल पहले ही गुजर गए थे, और तुम आज पूछ रहे हो मेरे दादाजी के बारे में। तुम जो आज पूछ रहे हो ये आज नहीं गुजरे हैं, ये 1 साल पहले ही गुजर गए थे, है ना। चलिए, मतलब मर गए थे। गुल खिलाना, मैंने कहा था कि एक और आपका मुहावरा आएगा गुल खिलाना, जो हमारा सेकंड टाइम में आया था, 52 नंबर पे आया था। लिखा है बखेरा खड़ा करना, यह लड़का जरूर कोई गुल खिला रहा है, तभी चुप बैठा है, मतलब चुपचाप बैठा है और गुल खिला रहा है कि भैया अगला स्टेप तो इसको फंसा के ही रहेंगे। तो ये भी मतलब होता है इसका। लिखा है गुलछर्रे उड़ाना, मतलब मौज मस्ती करना। मित्र परीक्षाएं नजदीक है और तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो, यही बात तो हम भी तुमसे कह रहे हैं। एग्जाम नजदीक है और तुम पढ़ नहीं रहे हो, गुलछर्रे उड़ा रहे हो। ठीक है, आ जाइए अगले वाले मुहावरे पे। गूंगे का गुर, कहने का मतलब है वर्णातीत, अर्थात जिसका वर्णन न किया जा सके, स्पीचलेस इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है कि दादाजी कहते हैं कि कोई ईश्वर के ध्यान में जो आनंद मिलता है वो तो गूंगे का गुर है, मतलब आनंद मिलता है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है शब्दों में, स्पीचलेस है ना। आ जाइए, लिखा है गोता मारना, मतलब गायब या अनुपस्थित हो जाना। गोता मार लो, एग्जाम नजदीक है, गायब हो जाओ, अनुपस्थित हो जाओ। अरे मित्र तुमने 2 दिन कहाँ गए थे, गोता मारा नजर नहीं आए। अरे मित्र तुमने 2 दिन कहाँ गोता मारा नजर नहीं आए, 2 दिन थे कहाँ तुम। बोलो कि भैया पढ़ रहे थे और कुछ तो काम है नहीं मेरे पास, बस पढ़ाई तो करना। दुनिया का सबसे आसान काम क्या है पता है आपको? दुनिया का सबसे आसान काम क्या है पता है? पढ़ाई करना। बस बैठ के पढ़ते रहो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, गोली मारना मतलब त्याग देना या ठुकरा देना। ठीक है, त्याग देना या ठुकरा देना। मैंने नहीं कहा था कि सर उनकी बातें ना करो, गोली मारो उनको, उनकी कोई वैल्यू नहीं, तुच्छ समझो, कोई वैल्यू नहीं है ना। त्याग दिए हैं उनको, हम ठुकरा दिए हैं। रंजीत ने कहा कि बस को गोली मारो, हम पैदल जाएंगे। जाना तो है लेकिन बस से नहीं जाएंगे। आगे क्या लिखा है? गौ का यार, मतलब का साथी, सेल्फिश जिसको कहते हैं, मतलबी, अवसरवादी। अगर आज आपसे किसी का कोई मतलब निकल जाता है उसके बाद कोई मतलब नहीं है ना। तो सेल्फिश जिसको कहते हैं। रमेश तो गौ का यार है, वो बेमतलब तुम्हारा काम नहीं करेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसको चाहिए, उसके एवज में चाहिए। ठीक है, लिखा है गोद भरना, संतान होना, विवाह से पूर्व कन्या के आंचल में नारियल आदि सामान देकर विवाह का पक्का करना। मतलब क्या है? किसी काम को पूर्ण करना, गोद भरना। ठीक है, सुरेश की बहन का गोद भर गई है, वो अगले माह शादी होनी है, ऐसा भी हो सकता है। गोद भरना, संपूर्ण करना, संपन्न करना। लिखा है गोद सूनी होना, संतानहीन हो जाना। जब तुम्हारी गोद सूनी हुई तो किसी बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेते? संतानहीन हो जाना, गोद सूनी हो जाना, ऐसे कह सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? गोबर गणेश। मतलब क्या होता है भैया? मूर्ख होता है। एकदम नहीं कहते कि हमारे ग्रुप में एक लड़का जो पूरा गोबर गणेश है, मतलब मूर्ख है, बेवकूफ है ना। तो इसका क्या होगा? वह तो एकदम गोबर गणेश है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। ठीक है, मूर्ख को क्या ही समझ में आएगा। गोलमाल करना, काम बिगाड़ना, गड़बड़ करना। मुंशी जी ने सेठ जी का सारा हिसाब किताब गोलमाल कर दिया। मुंशी जी जो थे वो सेठ का सारा हिसाब किताब है क्या है, वो गोलमाल कर दिए। घर का ना घाट का, कहीं का नहीं होना, ये कहलाता, सबको पता भैया, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। जब हमारा पिछले वाला एग्जाम छूट गया, या एग्जाम छूट गया फिर रिजल्ट छूट गया, हमने सही से नहीं पढ़ा होगा, कोई काम आता नहीं है और नहीं लगन ही है कि कुछ सीखे पढ़े। ऐसा घर का ना घाट का जिए तो कैसे जिए, है ना। तो कोई काम आता नहीं है और लगन है नहीं मन में, तो ना हम घर के हैं ना हम घाट के हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? घाव पे नमक छिड़कना, मतलब दुख में दुख देना। एक तो पहले से कोई दुख में पड़ा हुआ है, ऊपर से जाके तुम उसमें और नमक छिड़क दो। ठीक है, या फिर आग में घी डालना, ऐसे भी कह सकते हैं।
तो राम वैसे ही दुखी है, तुम उससे परेशान करके घाव पे नमक छिड़क रहे हो। सही बात है। मुहावरा क्या है? खोटी खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। खरी खोटी सुनाने से क्या लाभ है? शांति से समझौता कर लो। बुरा भला कहने से क्या फायदा? फायदा कुछ नहीं है, आपको बस उससे मैनेज कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। खून खौलना मतलब जोश में आना। भैया खून खौल गया कि आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करके रहेंगे, जोश में आ गए, एक्साइटमेंट ज्यादा हमारा बढ़ गया। निर्दोष को पीटते देखकर मेरा खून खौल उठा, ये भी सही है। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना मतलब किसी बात को लेकर मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना बात बराबर होता है ना। गुलछर्रे उड़ाना, मौज उड़ाना वही कह सकते हो, है ना। वो अपने पिता की परिश्रम से अर्जित की हुई संपत्ति के बलबूते पर गुलछर्रे उड़ा रहा है, और अपना तो कुछ है नहीं, बाबूजी के पैसे पे गुलछर्रे उड़ा रहा है। आगे आ जाइए, लिखा है घड़ा पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना। बहुत क्या होना? शर्मिंदा हो जाना। ठीक है। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। लास्ट मैंने इसलिए इसको रखा है क्योंकि मान लो आपका सिविल कोर्ट का एग्जाम, रीडर, मेंस या फिर प्यून कलर का आपका क्वालिफाई कर जाते हो आप, तो आप क्या करो, घर में घी के दिए जला लो, बहुत खुशी का माहौल है। तो भाई ये सारा का सारा क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना। और लेकिन आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द, और ये जितने भी आपके क्वेश्चंस है 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। और इस 20 क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे हम लोग, इससे 20 से 4-4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड है आपका। मतलब टोटल आपके पास 80 पर्यायवाची शब्द आज आपको सीखने को मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आज का जो हमारा पहला वाला सवाल है वो आपका क्या लिखा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है क वाला पायोधी है, दूसरा नीरज है, तीसरा पायोद है, और चौथा आपका तोयस है। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो, अगर पायोधी के बारे में कहा जाए तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? जल कहते हैं, जल होता है इसका मतलब। अच्छा, नीरज के बारे में भी कहा जाए तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तोयस के बारे में भी कहा जाए तो जल कहते हैं। पयोद के बारे में कहा जाए तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे? बादल हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? बादल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पयोदी मतलब जल होगा, नीरज मतलब जल होगा, पयोद मतलब बादल होगा, और तोयस मतलब भी जल होगा। इतना कंफर्म कर लो, लिख के रख लो, रट के रख लो, और ये सारा कुछ आपको एक बार में आज की क्लास में याद हो जाने वाला है। ठीक है, अगले वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा क्या है यहाँ पे? नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, ऑप्शन में हम लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कि नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे भागीरथी मतलब क्या होता है? ये तो नदी का नाम है। क्या है भाई? ये तो नदी का नाम है। दूसरा, तरंगिणी मतलब क्या होता है? मतलब लहराने वाली, लहराने वाली। क्या है? लहराने वाली। ठीक है। तटनी का मतलब क्या होता है? किनारा। क्या होता है भाई? किनारा आपका होता है। अच्छा, अपगा का मतलब क्या होता है? बहकर जाने वाली। क्या होता है? बहकर जाने वाली होता है। अब तुम बताओगे कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप बोलोगे सर नदी का नाम है, वो पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका नहीं है। तो नदी का नाम क्या होगा? भागीरथी जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी आपने देखा तरंगिनी का मतलब लहराने वाली, तटनी का मतलब किनारा, और अपगा का मतलब बहकर जाने वाली हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन से कितना मजा आ रहा है सेशन में, है ना। आ जाइए अगले वाले सवाल की ओर चलते हैं। अगला वाला जो हमारा सवाल है, लिखा है क्या कि किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? आपको बताना है लिखा है क्या कि किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है। मतलब जितना भी 1 2 3 4 जो भी शब्द दिया गया है, ये सारा का सारा शब्द कमल का पर्यायवाची होना चाहिए। एक भी ऐसा नहीं जो पर्यायवाची नहीं हो। ठीक है। अब यहां देखेंगे जलज हो गया, तोयद हो गया, नीरज हो गया, पंकज हो गया। तोयद, नीरज, जलद, वारिज हो गया। वारिज हो गया आपका पंकज, नीरज, और आपका जलज है। पंकज, तोयद, वारिज और जलद ही है आपका। अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक ये लगाएंगे कि देखेंगे यहां पे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो तीनों में कॉमन है। बात समझिएगा कि जो तीनों में कॉमन है वो किसी चौथे में नहीं होगा, और वही हमारा आंसर होगा। तुम अगर ध्यान से देखोगे यहां पे,
ध्यान से देखोगे तो यहाँ तोयद है, यहाँ भी तोयद है और यहाँ भी तोयद है, ठीक है। लेकिन इसमें तोयद नहीं है, तो सबसे बड़ा बात क्या है, यहाँ कमल को हम लोग क्या कह सकते हैं, वारिज भी कह सकते हैं, पंकज भी कह सकते हैं, नीरज भी कह सकते हैं और जलज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जलज भी कह सकते हैं। बाकी ये सारा जो ऑप्शन है वो गलत है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें आपका पूरा का पूरा पर्यायवाची शब्द आपका दिया गया है। तो कमल का जो आपका मतलब होने वाला है ये आपका क्या हो जाएगा, वारिज, पंकज, नीरज और जलज। अब आप पूछोगे सर ये तोयद जो यहां लिखा गया है भैया इसका मतलब क्या है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है तोयद का मतलब क्या होता है, बादल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तोयद का मतलब क्या होगा भाई, बादल हो जाएगा। तो इसलिए ये यहां भी तोयद, यहां भी तोयद और यहां भी तोयद आपका लिखा गया है। तो ऐसे ऑप्शंस को हम लोग छांटेंगे, लेकिन छांटेंगे कब, कब हम लोग एलिमिनेट करेंगे, जब मीनिंग हम लोगों को पर्यायवाची शब्द भरपूर तरीके से याद होगा। अगर आप लोगों को पर्यायवाची शब्द का पूरा पीडीएफ और क्लासेस भी चाहिए तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज कि सर क्लासेस प्रोवाइड करा दो या फिर आप पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दो। मैं बिल्कुल सही मन से सही दिल से कहता हूं, मैं पीडीएफ पूरा का पूरा डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप में आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो एक बार में आंसर करोगे गणपति। गणपति मतलब क्या, गणों के पति। गणपति मतलब क्या, गणों के पति यहां पे हो जाएंगे। अच्छा, पशुपति मतलब क्या होता है, उमापति मतलब क्या होता है, अलकापति मतलब क्या होता है, तो अलकापति मतलब भगवान इंद्र होते हैं। क्या होते हैं, अलकापति मतलब क्या होंगे भैया, भगवान क्या हो जाएंगे, भगवान इंद्र हो जाएंगे। अच्छा, उमापति का मतलब क्या है, उमा के पति शिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उमा के पति क्या हो जाएंगे, उमा के पति यहां पे क्या हो जाएंगे भाई, शिव हो जाएंगे। अच्छा, पशुपति मतलब क्या आता है, सभी प्राणियों के ईश्वर शिव, सभी प्राणियों के ईश्वर शिव हो जाएंगे। यहां पे सभी प्राणियों है ना, सभी प्राणियों के ईश्वर है ना, ईश्वर क्या हो जाएंगे, शिव हो जाने वाले हैं। तो आंसर हमारा गणपति हो जाएगा। लेकिन साथ में हम लोगों ने तीनों ऑप्शन को तोड़ के रखा, तीनों के बारे में जाना कि सर क्या सही तरीका है, क्या सही तरीका हमारा नहीं है। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल की ओर चलते हैं। अगला वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या पूछा गया, भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो रसाल आपसे बोला गया है, मधुप कहा गया है, सौरभ कहा गया है, मकर कहा गया है। अब एलिमिनेट करने का तरीका जरा सीख लो। मकर मतलब क्या होता है, मगरमच्छ होता है भैया। क्या होता है, मगरमच्छ होता है। अच्छा, सौरभ मिस क्या होता है, सुगंध होता है। क्या होता है, सुगंध होता है। रसाल मिस क्या होता है, रसाल मिस होता है अमृत। क्या होता है, अमृत। ठीक है, अब मधुप मिस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर मधुमक्खी किसको नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भौरा कह लो या फिर मधुमक्खी कह लो, दोनों बात बराबर है। तो आंसर हमारा मधुप हो जाने वाला। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं है। तो एक तरीका है कि पता है तो चुपचाप से लगा के निकल जाओ, जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने करा था गणपति के बारे में पता था, लेकिन जब पता नहीं है तो और सब भी ऑप्शन को देखोगे ना जिसके बारे में पता होगा। अच्छा, जो पता होगा उससे इसका मैच नहीं हो रहा है तो अगला वाला करेंगे, यही करेंगे ना भाई। बोलो हाँ, कमेंट में लिखो हाँ, है ना। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला हम लोगों के पास है कि केसरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये गाना आया था ना, केसरिया तेरा इश्क है पिया, वही वाला यहां लिखा है कि केसरी पर्यायवाची है किसका, घोड़े का, हाथी का, सियार का। बोलोगे भैया सिंह का है। किसका है, सिंह का है। केसरी क्या है, सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वाले में आते हैं। निम्नलिखित में से सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो आप क्या बोलोगे, पर्यायवाची शब्द नहीं है तो आप कहोगे सर जलधि का मतलब क्या होगा, तो जलधि का मतलब क्या होगा, सागर होने वाला है। क्या होगा भैया, सागर नहीं, या फिर समुद्र भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समुद्र कह सकते हैं। सरोवर का मतलब क्या होगा, तो बोलोगे तालाब हो जाएगा। क्या होगा, तालाब हो जाएगा। अच्छा, समुद्र का मतलब समुद्र होता है, निरधि का मतलब नदी होता है। तो सागर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सरोवर। क्या होगा, सरोवर हो जाएगा। सागर का पर्यायवाची शब्द क्या है, सरोवर नहीं है। मुझे भी लगा यहां है लिखा, देखो ऐसा ही कंफ्यूजन होता है। यहां लिखा कि सागर का पर्यायवाची शब्द क्या है, यहां पे सरोवर क्या है, नहीं है। सरोवर मतलब क्या हो जाएगा, तालाब, और इसका क्या हो जाएगा, निरधि का मतलब क्या हो जाएगा, नदी हो जाने वाला है। ठीक है,
चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्या कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं वाले पे ज्यादा ध्यान देना है। क्या करना है, नहीं वाले पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है ऐसा कहा गया है। तो मार्तंड लिखा गया, भास्कर लिखा गया, निशाचर लिखा गया, दिनकर लिखा गया। निशाचर मींस क्या होता है, रात में चरने वाला, ठीक है। निशाचर मींस क्या होता है, रात में चरने वाला होता है। दिनकर मींस क्या होता है, दिन का कर्ता, क्या होता है, दिन का कर्ता हो जाएगा। अब तुम एक ही वर्ड से पकड़ लोगे, सर निशाचर इसका पर्यायवाची नहीं होगा, मार्तंड होगा आपका, ठीक है। उसके बाद भास्कर होगा, मातरंड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सूर्य, इसका भी मतलब होता है, पहले वाला ऑप्शन का मतलब भी सूर्य होगा। और यहां भी आपका क्या होने वाला है, सूर्य आपका होने वाला है। आ जाइए नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला हमारा क्या कह रहा है, निर्वाण का पर्यायवाची शब्द है। आपसे पूछा निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो निर्माण तो नहीं होगा, भवन तो नहीं होगा, मोती तो नहीं होगा, होगा क्या, मोक्ष होगा। निर्वाण का मतलब क्या होगा आपका, मोक्ष होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले वाले सवाल पे। लिखा है किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं। अद्रि मतलब भी पर्वत होता है, अचल मतलब भी पर्वत होता है, गिरि मतलब भी पर्वत होता है, प्रस्तर मतलब भी क्या होता है आपका, पर्वत होने वाला है, पर्वत होने वाला है, ठीक है। बाकी सारा ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारा ऑप्शन अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ है, तो वो आपका क्या है, नहीं होने वाला है। आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, शैलजा किसका पर्यायवाची है। क्या लिखा है, शैलजा किसका पर्यायवाची है। तो शैलजा जो है वो पार्वती का पर्यायवाची है। किसका है, शैलजा जो है वो पार्वती का पर्यायवाची है। अगला आ जाते हैं, लिखा क्या है कि जंगल का पर्यायवाची कौन है। जंगल का पर्यायवाची क्या है, द्रुम है, विटप है, शून्य है, या फिर कांतार है, या फिर क्या है, कांतार है। कांतार मूवी आप लोगों ने देखी थी क्या, कांतार मूवी आप लोगों ने देखी थी क्या। ये द्रुम मतलब क्या होता है आपका, वृक्ष हो जाएगा, इसका मतलब ही आपका क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। शून्य मतलब तो सबको पता है, कांतार इसका सही होगा। कांतार मूवी जो आई थी, जंगल पे पूरा का पूरा शूटिंग था, तो जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कांतार हो जाएगा, ठीक है। कांतारा मूवी आई थी। नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं वाले पे ज्यादा ध्यान देना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस वाले पे आपको क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है। तब आपको बताना कौन सा है कि राकेश। राकेश का मतलब क्या होता है, राशि का मतलब क्या होता है, मयंक का मतलब क्या होता है, और देव पंगा का मतलब क्या होता है। मयंक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा हो जाएगा, क्या होगा, चंद्रमा हो जाएगा। राकेश का मतलब क्या होगा, रात्रि का भगवान, क्या होगा, रात्रि का भगवान भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रात्रि का भगवान भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा राशि होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा हमारा, देव पंगा, देव पगा। देव पगा मतलब देवता पूज, देव पगा मतलब क्या होगा भाई, देव पगा मतलब क्या होगा, देवता पूज होने वाला है, क्या होगा, देवता पूज हो जाएगा। आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं भैया, फटाफट से करो। लिखा है रसना किसका पर्यायवाची शब्द है। आभूषण का, जीभ का, स्वाद का, या फिर दांत का। आपको बताना है कि रसना जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आभूषण का, जीभ का, स्वाद का, या फिर दांत का। तो आप आभूषण होगा नहीं, स्वाद होगा नहीं, दांत होगा नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जीभ हो जाएगा। आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल क्या कह रहा है कि कौन निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द क्या है, यमुना का पर्यायवाची है, आपको ये बात बताना है। तो यमुना का पर्यायवाची क्या होगा, कालिंदी होगा, यहां अकरजा होगा, भागीरथी होगा, रवि सुता होने वाला है। तो इसमें से कौन होगा, सॉरी मतलब पर्यायवाची नहीं है भैया, यही तो ध्यान देना है, बात को समझिएगा, पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची क्या है, नहीं है। तो कुछ देर सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था भागीरथी जो है वो किसका नाम है, नदी का नाम है। क्या है भाई, नदी का नाम है। तो नाम पर्यायवाची थोड़ी ना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ग हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर कालिंदी जो है, अर्कजा जो है, रवि सुता जो है, क्या है, ये सारा का सारा यमुना का नाम है भाई। क्या है, सारा का सारा यमुना का नाम है, सारा का सारा क्या है, यमुना का नाम है। अच्छा दूसरा अगर हम लोग आते हैं, दूसरा देखेंगे कि आंख का पर्यायवाची है, क्या है।
आंख का पर्यायवाची क्या है ये आपको बताना है। कुटज है, ठीक है, पीक है, सहकार है, और ये आपका क्या है, दिग है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका क्या होने वाला है। तो आंख अगर देखेंगे तो ये कुटज, पीक, सहकार और द्वग। बताइए इसका सही क्या होने वाला है। बोलो गुरुजी, कुटज में तो आंख होता है, पिक में तो पक्षी होता है, सहकार में सहायक होता है, इसका दिग दृष्टि सुने हैं ना, तो ये आंख क्या होगा, ये आपका पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला आपका लिखा है दुहिता किसका पर्यायवाची है, पुत्र का, पुत्री का, स्त्री का या पत्नी का। दुहिता आपसे पूछा गया है तो आप बोलोगे पुत्री का है। क्या है भाई, पुत्री का है। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। मोड़ का पर्यायवाची क्या है, आपसे पूछा गया है कि मोड़ का पर्यायवाची क्या है, ये आपसे पूछा गया। अब आपको बताना है कि मोड़ का पर्यायवाची कालापी होगा, उसके बाद आपका विपक्षण होगा, विशिष्ट होगा या फिर तरित होगा। तरित मीन्स क्या होता है, झूला हुआ, विशिष्ट मीन्स विशेष होता है, और विचक्षण मीन्स विवेकी होता है, और कालापी मतलब क्या होता है, मोर हो जाएगा, मतलब काले रंग का ऐसा प्रतीत होता है। ये हम लोग भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आ जाइए 90 नंबर वाले में क्या लिखा है, पुष्कर किसका पर्यायवाची है। तो पुष्कर भैया किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो पुष्कर पर्यायवाची है तालाब का। क्या है भाई, पुष्कर पर्यायवाची है तालाब का। कमल मत लगा देना, नगर मत लगा देना, गुलाब मत लगा देना। तो किसका है, तालाब का है। किसका है भैया, तालाब का है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची क्या होने वाला है। घर का पर्यायवाची आपको बताना है, इसका कमेंट आप आंसर में करिएगा। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपके लिए होमवर्क रहेगा कि निकेत होता है, तड़ाग होता है, विबुध होता है, जीवन होता है। जल्दी से आंसर करिएगा कमेंट में। अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो इसका आंसर कमेंट में करिए, सर क्या होगा, और साथ में इसका पर्यायवाची, इसका और इसका क्या होने वाला है, वो सारा कुछ आपको आंसर में करना है। मृदुल का विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना है। मृदुल मतलब क्या होता है भाई, बहुत कोमल होता है। मृदुल मीन्स क्या होता है, कोमल होता है। और कोमल का अर्थ जो होगा, वो विलोम शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। देखना आगे कुछ ऐसे विलोम शब्द आएंगे जिसका आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में ही बताना है। और क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। आगे क्या लिखा है कि ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा। ऋणात्मक का विलोम शब्द है ना, धनात्मक है, मानात्मक है, ऋणात्मक है, यहां अनात्मक है। तो सबको पता है ऋणात्मक का जो विलोम शब्द होने वाला है आपका धनात्मक हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाइए अगले वाले में विलोम शब्द पे फटाफट से करेंगे और आंसर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है कि कलुष। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा। कलुष का विलोम शब्द क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो पहला क्या है, पाप शून्य होगा, निष्पाप होगा, निष्कलुष होगा या फिर निष्करुण होगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो निष्कलुष होने वाला है। कलुष का विलोम क्या होगा, निष्कलुष हो जाएगा। क्या होगा भाई, निष्कलुष हो जाएगा। अगले वाले पे आ जाइए, थोड़ा भी ज्यादा टाइम नहीं लेना, फटाफट से याद करते चलना है साथ में। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होने वाला है। सन्यासी का विलोम शब्द, सन्यासी किसको कहते हैं, जो घर द्वार से किसी को मतलब नहीं है और बहुत दूर जा चुका है घर गृहस्थी से, उसको कहेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है राजा, दूसरा ऑप्शन है भोगी, तीसरा क्या है गृहस्थ हो जाएगा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर करना है, तो गृहस्थ इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सन्यासी मतलब घर से दूर जाने वाला, और गृहस्थ मतलब क्या है, घर के नजदीक रहने वाला, है ना। तो विलोम हुआ कि नहीं, बोलो हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट वाले विलोम पे आते हैं कि स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा। स्वीकृत होगा, अस्वीकृत होगा, नारकीय हो गया या फिर परकीय होगा। तो क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो परकीय होने वाला है। स्वकीय मतलब क्या, उसका जो विलोम होगा वो क्या होगा आपका, परकीय होगा। क्या होगा भाई, परकीय होगा। चलिए आगे वाले सवाल पे चलते हैं। आगे वाला हमारा क्या कह रहा है कि एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। अनेकाधिकार होगा, सर्वाधिकार होगा, आपका परमाधिकार होगा या फिर पराधिकार होगा। इसका आंसर ध्यान से सुनना, इसका आंसर फटाफट से कमेंट में करो। तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर करो और बताओ क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर लिख देना। पहले क्वेश्चन नंबर लिखोगे और फिर आप ऑप्शन नंबर लिखोगे, बोलोगे सर ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। दूसरा जो हमारा है, लिखा है क्या कि श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री राधा, विनाश, इति श्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबको पता है श्री गणेश से स्टार्ट होता है और इति श्री से कोई भी चीज क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, आ जाइए अगले वाले विलोम शब्द पे आते हैं। अगला वाला जो है हमारा क्या लिखा है? आकर्षण का विलोम शब्द है आकृष्ट है, फिर आपका विकर्षण है, अनाकर्षण है, या फिर पराकर्षण है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विकर्षण जो है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्या भाई? आकर्षण का विलोम क्या होगा? बोलोगे विकर्षण होगा। आकर्षण का विलोम क्या होगा? बोलोगे विकर्षण होगा। नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम हो। क्या है भाई? जिसकी संख्या कम हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक हो जाएगा। अतिसंख्यक नहीं होगा, महासंख्यक नहीं होगा, बहुल्य नहीं होगा, बहुसंख्यक हो जाने वाला है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? आ जाइए, आ जाइए अगले वाले पे। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? मंद का विलोम क्या होने वाला है? मंद का विलोम क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो सुस्त होगा, आलस होगा, शीघ्र होगा, या त्वरित होने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर मंद मतलब क्या? सुस्त हो जाएगा, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शीघ्र हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भाई? शीघ्र हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अगर आप यहां तक रुक गए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और एक बार शेयर जरूर करिएगा, है ना? शेयर जरूर करिएगा। चलिए दूसरा क्या है? यहां पे लिखा है सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? अदृश्य होगा, निश्चित होगा, उसके बाद हटव्य होगा आपका, या फिर स्थूल होने वाला है। तो आंसर हमारा क्या होगा? स्थूल हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? स्थूल हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला जो सवाल है, अधुनातन का विलोम क्या होने वाला है? तो प्राचीन, पुरातन, भूतकालिक, या फिर विगतकालीन होगा। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर जो है अधुनातन का जो आंसर होने विलोम जो होगा वो पुरातन हो जाएगा। क्या होगा भाई? पुरातन हो जाएगा। आ जाइए अगले वाले 13 नंबर वाले क्वेश्चन पे। सृष्टि का विलोम क्या होगा? मरण होगा, वृष्टि होगा, प्रलय होगा, मोक्ष होगा। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सृष्टि का जो सही विलोम हो जाएगा वो प्रलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला सवाल क्या लिखा है कि अति का विलोम क्या होगा भाई? अति का विलोम क्या होने वाला है? तो अति का जो विलोम होगा वो न्यून होगा, कम होगा, अल्प होगा, या फिर नगण्य होगा। तो अल्प हो जाएगा। अति का विलोम क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। फटाफट से देखो, जितने लोग देख रहे हैं भाई सब लोग कमेंट करोगे, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। लिखा है बहिरंग का विलोम क्या होगा? तो अंतरंग होगा, जल तरंग होगा, रंगारंग होगा, या फिर राग रंग होने वाला है। बताइए इसका आंसर कमेंट में करिए, क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, आ जाइए। लिखा है क्या? अनागत। अनागत का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। वर्तमान है, विगत है, भूतकालिक है, या फिर आगत है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करिएगा। यहां पे वर्तमान, भूतकालिक, या फिर विगत, या फिर आगत। तो अनागत का जो विलोम होने वाला है वो आगत हो जाएगा। क्या होगा भाई? आगत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक का विलोम शब्द, आलोक मतलब क्या होता है? बोलोगे सर प्रकाश होता है। होता है नहीं होता है? प्रकाश होता है। तो प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार हो जाएगा। क्या होगा? अंधकार हो जाएगा, है ना? बातें आ रही है समझ में? आ जाइए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। लिखा है ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा भैया? ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा, पूर्व होगा, अजग होगा, या फिर आपका भूत होगा। तो सही क्या होगा? कनिष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ हो जाएगा। क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा भाई? कनिष्ठ हो जाएगा। आ जाइए अगले वाले विलोम शब्द पे। लिखा है क्या? अस्थावर का विलोम क्या होगा? क्या होगा? अस्थावर का विलोम क्या होगा? सचल होगा, उसके बाद चंचल होगा, चेतन होगा, या फिर जंगम होगा। तो सही क्या हो जाएगा?
जंगम हो जाएगा, अस्थावर का जंगम हो जाने वाला है। चलिए दूसरा क्या है, यहां पे गमन का विलोम शब्द क्या होगा, तो जाना, आगमन, उतरना, चढ़ना। गमन का क्या होगा, आगमन होगा। गमन का क्या होगा भैया, आगमन हो जाने वाला है। ठीक है, आगमन आना, गमन मतलब भेज देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, मौन का विलोम शब्द क्या होगा। मौन का विलोम शब्द क्या होने वाला है, मुखर है, मयंक है, मौखिक है, विकार है। तो मौन का आपका क्या होगा, मौन का आपका जो हो जाने वाला है वो मुखर हो जाएगा। क्या होगा, मुखर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, वीडियो देखिएगा, याद होता चला जाएगा। भाई एक बार वीडियो देखने से याद नहीं होगा, तो कम से कम 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे तो पूरा का पूरा मौखिक याद हो जाएगा। एक बार पीडीएफ खोलोगे तो एक बार वहां से देख लोगे और एक बार यहां से देख लोगे तो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाने वाला, एकदम छप जाएगा दिमाग में। लिखा है क्या, रेखांकित छपे शब्द के लिए अउपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने भविष्य को पूर्ण अभिज्ञ है। वह अपने भविष्य को क्या है, पूर्ण अभिज्ञ है। तो पहला ऑप्शन सर्वज्ञ दिया है, अल्पज्ञ दिया है, अनभिज्ञ दिया है और फिर आपका विज्ञ दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो लिखा है कि वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या लिखा है कि रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें, संपन्न व्यक्ति डैश, संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता है। मतलब आसन्न की, विपन्न की, निष्पन्न की और विषन्न की। आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है कि संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा क्या कर सकता है, नहीं जान सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। लघु, सूक्ष्म, छोटा या संक्षिप्त। तो क्या हो जाने वाला है, लघु हो जाएगा। विस्तार का क्या होगा, लघु। क्या क्या होगा, एक बार बताना जरा। इसका तुम लोग आंसर कमेंट में करो या फिर मैं ही बता दूं, जैसा बोलो। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से बताइए। विस्तार का लघु होगा, छोटा होगा, सूक्ष्म होगा या फिर संक्षिप्त। तो भैया विस्तार और संक्षिप्त में अंतर अभी तक समझ में नहीं आया। समझो, विस्तार का क्या होगा भाई, विलोम संक्षेप होने वाला है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। लिखा है गरिमा। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा। अब जिन लोगों का नाम गरिमा है वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करिएगा कि क्या होगा, अंधकार होगा, लघिमा होगा, घिरना होगा या फिर नीचता होगा। ठीक है, फटाफट से बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का भी आंसर लिखा है। मौखिक का विलोम शब्द क्या होने वाला है, लिखित होगा, कथित होगा, अलिखित होगा या फिर पठित होने वाला है। तो मौखिक का क्या होगा, विलोम आपका लिखित हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है जिसका ज्ञान आपको पहले से आपको पता है कि सर अगर ऐसा होगा तब इसका विलोम क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज यूज करते हैं विलोम शब्द में, हिंदी वाले में, है ना। चलिए, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, धनी, निर्धन, सनाथ या फिर बेकार होने वाला है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, सनाथ। अनाथ का क्या होगा भाई, सनाथ का यहाँ पे होने वाला है, सनाथ हो जाएगा, है ना। चलिए, लिखा है अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, अवज्ञ, अभिज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा या फिर कृतज्ञ होगा। इसका आंसर कमेंट में करो, इसका आंसर कमेंट में करो, जल्दी से कमेंट में करो और बोलो सर क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी होगा कि डी होगा, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला, सकारात्मक का क्या होगा। सकारात्मक सबको पता है कि नकारात्मक होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा लिखा है कि समुख का विलोम क्या होगा, उन्मुख होगा, प्रमुख होगा, विमुख होगा या फिर अधिमुख होने वाला है। तो आपको बताना है समुख। समुख का क्या होगा, विमुख हो जाएगा। समुख का क्या होगा, विमुख आपका विलोम शब्द हो जाने वाला है। दूसरा क्या लिखा है कि अथ का विलोम क्या होगा। अथ का विलोम आपका क्या होने वाला है, तो अंत होगा, अर्थ होगा, इति होगा या फिर अग होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इति। अथ का मतलब क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। याद रखना, अथ का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इति हो जाने वाला है। दूसरा क्या आपसे बोला गया है कि उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा। उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। उत्कृष्ट होगा या फिर उत्मर्ण होगा, उषर होगा या फिर अतिवृष्टि हो जाने वाला है। इसका भी आंसर आप कमेंट में करोगे। मैं 50 बता रहा हूं तो उसमें से 10 तो आप कमेंट कर ही सकते हो ना।
10 तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए, नहीं आएगा तो गूगल से ढूंढ के चोरी मत करना, बता दे रहे हैं पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, धरती होगा, अंबर होगा, पृथ्वी होगा, जल होगा। तो सही आंसर क्या होगा, अंबर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, अंबर हो जाएगा। आ जाइए, उत्तम का क्या होने वाला है, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। निकृष्ट हो जाएगा, अधम हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपका विकृत हो जाएगा, या फिर कृति हो जाएगा। तो आंसर जो है हमारा वो अधम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 किसका, उत्तम का विलोम शब्द, ठीक है। ऐसे कर करके पूरा किताब नहीं याद करा दिए तो फिर तुम कहना है ना मेरे पास पढ़ने से यही फायदा मिलेगा कि पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा रट के भी हम आपको पढ़ा देंगे, याद भी करा देंगे, वो भी एक एक वन लाइनर नहीं, जैसे एमसीक्यू करा रहे हैं उस तरीके से कराएंगे, है ना, बात को समझिएगा। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा, पारस होगा, विरस होगा, सरस होगा, या फिर अरस होने वाला है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता है क्या, क्या होगा, सरस हो जाएगा। सही आंसर जो है वो सरस हो जाएगा, ठीक है भाई। आ जाइए फटाफट से आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। मुख का विलोम शब्द क्या होगा, विमुख होगा, गौण होगा, प्रतिमुख होगा, या फिर सामान्य होगा। तो मुख का क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, मुख का विमुख। ये एक मिनट रुको, मुख का क्या हो जाएगा, विमुख नहीं होगा, ये मौन, मौन हो जाएगा। क्या होगा, सॉरी मौन नहीं, गौण। क्या हो जाएगा भाई, गौण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वाला विलोम शब्द है वो क्या कह रहा है, लिखा है धनवान का विलोम शब्द क्या होगा। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा, दरिद्र होगा, कंचन होगा, धनेश्वर होगा, या फिर धनाष्ट होने वाला है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो बोलोगे सर धनवान का उल्टा दरिद्र होता है ना, विलोम ही तो बताना है। अच्छा नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। लिखा है क्या कि मुख का विलोम शब्द क्या होगा, हास होगा, गौण होगा, साप होगा, या फिर वाचाल होगा। तो एक मुख होता है और एक वाचाल हो जाएगा। वाचाल में ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जिसको कहते हैं, मुख में क्या होता है, जो आदमी शांत रहता है, उसी का तो विलोम आपको बताना है। चलिए मानव, मानव का विलोम क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में करो, कमेंट में करके बताओ भैया कि क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 39। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला शोषक का विलोम क्या हो जाने वाला है, शोषित, पोषक, या फिर पोषक, या फिर पोषित हो जाएगा। बताइए क्या होगा, इसका सही आंसर आपको बताना है। शोषक का विलोम क्या होगा, तो बोलोगे सर पोषक होने वाला है। क्या होगा विलोम इसका, पोषक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला कृतज्ञ लिखा है, विलोम क्या हो जाने वाला है। आप इसका भी आंसर करोगे, कम से कम 10 तो आंसर करोगे ना भाई, करवा तो लेंगे, पढ़ा तो देंगे पक्का, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। लिखा है अनुराग का विलोम क्या होगा। अनुराग का विलोम क्या होगा, तो आपका वैराग्य हो जाएगा। क्या होगा, वैराग्य आपका हो जाएगा, अनुराग का विलोम आपका, ठीक है। दूसरा क्या है, दक्षिण का विलोम क्या होगा, बोलोगे सर उत्तर होगा। विलोम तो पूछ रहा है, यहाँ ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब विलोम, अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है। आशा, आशा, आशा का विलोम क्या होगा। आशा का विलोम बोलोगे सर निराशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। संधि का विलोम क्या होगा। संधि का विलोम क्या होगा, जोड़ना होगा, संक्षेप होगा, विग्रह होगा, या फिर विस्तार होगा। बोलोगे सर विग्रह हो जाएगा। क्या होगा भाई, बोलोगे सर विग्रह हो जाएगा। किसका, संधि का विग्रह हो जाएगा। आ जाइए अगले वाले पे। अगला वाला जो है वो परोक्ष का विलोम शब्द क्या है, प्रत्यक्ष होगा, स्थूल होगा, उसके बाद दृष्टव्यय होगा, या फिर अपरोक्ष होने वाला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाने वाला है। तो परोक्ष का क्या होगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका 46 का। चलिए नेक्स्ट क्या है, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, या फिर लौकिक हो जाएगा। तो आप बताइए इसका जो सही आंसर है वो अपेक्षा हो जाएगा। किसका, उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, अपेक्षा हो जाने वाला है। क्या होगा, अपेक्षा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। शाश्वत का विलोम क्या होगा। देखो ये 48 नंबर क्वेश्चन नोट कर लो, 48 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर और 50 नंबर। फटाफट से आंसर करो कमेंट में कि क्या होने वाला। इतना सारा काम अगर हमसे ही कराओगे तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका आस्तिक, ये तो सबको पता होगा, इसका भी कमेंट करोगे। तीसरा कटु शब्द का सही विलोम आपसे पूछ रहा है। सरस, मिष्ठान, मिठाई और मधु आपको बताना। तो 3 क्वेश्चन लास्ट का मैंने दिया है, बाकी 4-5 क्वेश्चन पहले का भी है।
टोटल 10 क्वेश्चन हुआ होगा। ये सारे का आंसर आपको कमेंट में करना है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, सारा कुछ यहाँ से एक बार देख लो। अब बहुत सारा आपका अनेक शब्द के लिए एक शब्द दिया गया है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के रूप में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल जब तक हम लोग सेट नहीं करते हैं किसी भी चीज पे, वो चीज परफेक्ट नहीं होता है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक बार ये वाला क्लास पूरा का पूरा देख लेना है और एक बार आपको एक झलक पीडीएफ देख लेना है। बाकी मैं एग्जाम्पल बहुत अच्छा अच्छा बताऊंगा जिससे आपका पूरा का पूरा जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द है यहीं पे आपको याद हो जाने वाला है। आइए पहला जो हमारा है वर्ड आपका, इसके ऊपर चलते हैं। लिखा है कि जो क्षमा ना किया जा सके उसको अक्षम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षम्य कहते हैं। मान लो ऐसी गलती कोई आप करते हो जिसका कोई क्षमा नहीं होता है, तो वो जो गलती होगा वो आपका अक्षम्य हो जाएगा। तो कभी जिंदगी में ऐसी कोई गलती नहीं करना जो क्षमा के लायक नहीं होगा, है ना। जो क्षमा के लायक नहीं हो उसको क्या कहते हैं? अक्षम्य कहते हैं, पहला। दूसरा जो हमारा भाई साहब यहां लिख के रखा है कि जहां पहुंचा ना जा सके उसको अगम्य कहते हैं। जैसे कहीं कहीं कुछ ऐसी जगह है अभी भी धरती पे जहां लोग पहुंच नहीं सकते हैं, जहां लोग जा नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगम्य कहने वाले हैं। अच्छा, तीसरा क्या है? जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, मतलब किसी भी काम या किसी भी चीज को अगर आप सबसे पहले काउंट कर सको, गिन सको, उसको क्या बोलेंगे? अग्रगण्य कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? अग्रगण्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्रगण्य कहेंगे। किसको कहेंगे? जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। ये याद करते चलिएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जो क्षमा न किया जा सके अक्षम्य कहेंगे, जहां पहुंचा न जा सके अगम्य कहेंगे, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो अग्रगण्य कहेंगे उसको। अच्छा, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको कहेंगे अग्रज। क्या कहेंगे? अग्रज कहेंगे। जिसका जन्म पहले होता है उसको कहेंगे अग्रज कहेंगे, ठीक है भाई। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। लिखा है जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ हो, मतलब जिसका जन्म आगे हुआ वो तो हम लोगों ने देख लिया। दूसरा क्या लिखा है? जिसका जन्म बाद में हुआ हो या फिर पीछे हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अनुज। हम लोग छोटे वाले भाई को अनुज कहते हैं ना, छोटे वाले भाई को हम लोग क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। अनुज भाई इधर आना, थोड़ा सा नाम हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो तो अनुज ही हुआ ना, क्योंकि हमारे बाद आया और वो हमको अग्रज कह सकता है, मतलब हम पहले आए हैं, ठीक है। दूसरा लिखा है जिसकी उपमा ना हो। जिसकी उपमा ना हो भैया उसको क्या बोलेंगे? अनुपम कहेंगे। जिसकी कोई उपमा ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनुपम कहेंगे। जिसका मूल्य ना हो उसको क्या बोलेंगे? अमूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अमूल। अब अमूल वाला दूध याद नहीं कर लेना इसको, मतलब यहां पे क्वेश्चन क्या बोला कि जिसका मूल्य ना हो, जिसका कोई कीमत नहीं हो, जिसका कोई कॉस्ट नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? अमूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? अमूल्य बोलेंगे। अच्छा, जो दूर की ना देखे ना सोचे उसको क्या कहेंगे? अदूरदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? अदूरदर्शी कहेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं, फटाफट से चलते जाएंगे। एक बार तुम कमेंट करना क्लास कैसा लगा। रीजनिंग की क्लासेस के बाद मैं जस्ट लेकर आने वाला हूं, इंग्लिश की क्लासेस भी आएगी, मैथ्स की भी आएगी, तो बने रहेगा। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा का सारा क्लासेस आपको यहीं पे मिलने वाला है और हम लोग साथ में मिलकर आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। इसलिए आपका रहना हमारे लिए और हमारा रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना तो एकदम भूलना ही मत, है ना। चलिए, जिसका पार न हो, मतलब अपार, मतलब उसका कोई अंत नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? अपार बोलेंगे। जो दिखाई न दे अदृश्य कहेंगे। जैसे कोई भी चीज, मिस्टर एक्स मूवी आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी चीज आए सामने और गायब हो जाए, जो दिखाई न दे उसको क्या बोलेंगे? अदृश्य है। जैसे भूत पिशाच अगर आप लोगों ने देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा या फिर आगे देख सकते भी हो, वो क्या होता है? आता है और चला जाता है, दिखाई देता है, नहीं भी देता है। तो जो दिखाई ना दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदृश्य हम लोग कहने वाले हैं। तीसरा क्या है? जिसके समान अन्य न हो, मतलब आपके जैसा कोई ना हो, वो अनन्य कहलाएगा। मतलब जिस तरीके से आपका बिहेवियर है, शालीनता है, आप में पढ़ने का कैपेसिटी है, आप में मेहनत करने की ताकत है, उसको हम लोग, आपके जैसा कोई नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनन्य कहेंगे मेरे भाई। अच्छा, दूसरा क्या है? जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसके समान दूसरा न हो उसको भी क्या हम लोग बोलेंगे? अद्वितीय कहने वाले हैं। आ जाइए नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, क्या लिखा है भाई जरा ध्यान देना। लिखा है ऐसा स्थान पर निवास जहां कोई पता न पा सके।
मतलब ऐसा स्थान जहां पे किसी को पता नहीं हो कि आप कहाँ रहते हैं, कोई कहाँ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अज्ञातवास बोलेंगे। मान लो सिविल कोर्ट का तैयारी कर रहे हो, सिविल कोर्ट का भाई साहब तैयारी कर रहे हो, और आप मान लो क्लर्क के कैंडिडेट हो, या फिर प्यून के कैंडिडेट हो, या फिर रीडर के कैंडिडेट हो। आप घर में बोल दिए कि भैया देखो हमको 1 महीना तक फोन वोन मत करना है ना, परेशान मत करना, हम जा रहे हैं अज्ञातवास में। मतलब मेरे माँ बाप को पता होगा कि हम कहाँ गए हैं, लेकिन और किसी को पता नहीं होगा कि मेरा पता क्या है, और कोई जानने की कोशिश भी करे तो उसको मेरे माता पिताजी नहीं बताएं, और वो जगह हम बैठ के तैयारी करें जहां से सफलता हमारे हाथ लगने वाली है, और वो हमारा लास्ट चांस अगर मान के तैयारी करें तो दुनिया का कोई माई का लाल, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अज्ञातवास बोलेंगे। किसको कहेंगे भाई, ऐसा स्थान पर निवास जहां कोई पता ना पा सके। ठीक है, अच्छा, जो ना जानता हो उसको अज्ञ कहेंगे, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको क्या बोलेंगे, अज्ञ बोलेंगे। अच्छा, जो बूढ़ा या पुराना नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, अजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अजर बोलेंगे, अजर, अजर नहीं अजर, अजर बोलेंगे। जो पुराना नहीं उसको क्या बोलेंगे, अजर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, जो जातियों के बीच में हो, जो जातियों के बीच में हो उसको क्या बोलेंगे, अंतर जातीय कहेंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्या, फटाफट से देखते जाओगे दिमाग में एकदम फिट होता चला जाएगा। देखो कभी तुमने मूवी देखी है क्या, अभी मूवी एक कौन सी आई थी, अभी तो पुष्पा द रूल आने वाला है, मतलब पुष्पा 2 आने वाला है। बहुत दिनों से मार्केट में चर्चा कि सर द पुष्पा द रूल आने वाला है, तो मन में एक जगह कहीं ना कहीं कॉर्नर खाली रहता है कि सर वो मूवी आएगा, अगर एक बार भी देखेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा, दोबारा भूल नहीं सकते हैं। उसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट का जगह आपको अपने दिमाग में खाली रखना पड़ेगा कि अगर आप कभी भी बाद में पढ़ो, एक बार भी पढ़ो तो आप भूल नहीं पाओ। वही क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। ठीक है भाई, दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं, दोबारा मत देखना। लिखा है आशा से कहीं बढ़ के, मतलब क्या है, आशा से कहीं बढ़ के, तो आशा तीत आपका हो जाएगा। आशा से कहीं बढ़ के कोई अगर चीज आपको मिल जाती है, आपका, आपने क्लर्क भी बढ़ा, आपने प्यून भी बढ़ा। ठीक है भाई, आपने क्लर्क भी बढ़ा और आपने प्यून भी बढ़ा, प्यून भी आपका हो गया, क्लर्क भी आपका हो गया। क्लर्क में चांस नहीं था कि आपका क्लर्क का एग्जाम निकल जाएगा, तो ये आशातीत हो गया, मतलब आशा से कहीं बढ़ के मिल गया आपको वो चीज, और ये खुशी आपसे संभाली नहीं जा रही है, तो हमारे साथ शेयर कर लीजिए, हम भी आपको अपने चैनल पे ले आएंगे। भैया देखो आपने यहीं से पढ़ा है और यहीं से सिलेक्शन लिया है। ठीक है भाई, चलिए, लिखा है अघा, नीचे लिखा हुआ हो, मतलब क्या है, अघोलिखित कहते हैं, मतलब कोई चीज पेज के नीचे लिखा हो, बॉटम जिसको कहते हैं भाई, बॉटम जिसको कहते हैं, है ना, नीचे लिखा हो उसको क्या कहते हैं, अघोलिखित कहते हैं। लिखा है कम अक्ल वाला अल्प बुद्धि कहलाता है। आप किसी को नहीं कहते हैं कि भैया अल्प वाला है, मतलब कम क्या है, कम अक्ल वाला है, मतलब अल्प बुद्धि प्राणी है, छोड़ दो इसके साथ, हमको नहीं बैठना है, चाय वह नहीं पीना, अगर इन्विटेशन दे, भोज का न्योता भी देगा, इसके घर नहीं जाएंगे और नहीं तुमको जाने देंगे, क्योंकि ये अल्प बुद्धि है, कम बुद्धि वाला व्यक्ति है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि जो क्षय ना हो सके उसको क्या बोलेंगे, अक्षय बोलेंगे। अक्षय कुमार के नाम पे इसको याद कर सकते नहीं कर सकते भैया, जो क्षय ना हो सके उसको क्या बोलेंगे, अक्षय कहेंगे। ठीक है भाई, आ जाइए फटाफट से, बहुत सारे अनेक शब्द के लिए एक शब्द करना है हम लोग को, तो स्पीड थोड़ा सा रखना पड़ेगा। वीडियो का स्पीड तुम बढ़ाओगे तो पता चलेगा भैया 2x पे किए 4x पे आपको मेरा वाला वीडियो दिख रहा है, तो जैसे नॉर्मल पे देख रहे हो वैसे नॉर्मल पे देखो, मजा तो आ रहा होगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। लिखा है श्रद्धा से जल पीना, मतलब आचमन कहते हैं। हम लोगों ने कभी कभी पूजा किया है क्या, और पूजा पे जो पंडित जी देते हैं भैया ये पी लो पी लो थोड़ा सा, हम लोग ऐसे करके पी लेते हैं, आचमन जिसको कहते हैं, और ऐसे करके फिर सर पे भी लगा लेते हैं, है ना। तो श्रद्धा से जल पीना उसको क्या बोलेंगे, आचमन कहेंगे। उसी को क्या कहते हैं भाई, आचमन कहते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है, जो उचित समय पर ना हो, जो उचित समय पर ना हो उसको क्या बोलेंगे, असामयिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो उचित समय पे नहीं हो, कोई समय मान लो कि जैसे आपका बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम उचित समय पे नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, अब इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है, मुहिम से जुड़ना पड़ रहा है, फिजिकल प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, इतना डंडा मारेगा, इतना डंडा मारेगा कि मिजाज वहीं पे हरा हरा कर देगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो आपका है वो हम लोग फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं करके कुछ अलग तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, जो बात वहां तक सही सही पहुंचाया जा सके। ठीक है भाई, आ जाइए। लिखा है जो सोचा भी ना गया हो, मतलब अतार्किक, अतार्कित होता है आपका, जो सोचा भी नहीं गया हो वो आपका हो जाएगा, तो आपको उसको क्या बोलेंगे, अतार्कित बोलेंगे आपका। ठीक है, लिखा है जिसका उल्लंघन करना उचित न हो अनुलंघनीय कहलाएगा। जिसका उल्लंघन करना
उचित नहीं हो, मतलब आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अनुलंघनीय बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, लिखा है क्या कि जो लौकिक या संसारिक प्रतीत नहीं हो, जो लौकिक और संसारिक प्रतीत नहीं हो, अलौकिक बोलेंगे। मतलब ये दुनिया का है ही नहीं, आप एलियन हो, अलौकिक हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अलौकिक बोलेंगे। जो सवारा या साफ न किया गया हो उसे क्या बोलेंगे? अपरिमार्जित बोलेंगे। जो सवारा या साफ ना किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमार्जित कहने वाले हैं। अच्छा, आचार्य की पत्नी को क्या बोलेंगे? आचार्यानी बोलेंगे। ठीक है, जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो अर्थशास्त्री कहेंगे। बहुत सारा वर्ड आपको पहले से याद होगा, बहुत सारा वर्ड क्या होगा? आपको पहले से याद होगा। लेकिन मेरे भाई प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाला कहानी है कि जब तक दोबारा प्रैक्टिस नहीं करोगे याद नहीं होगा। देखो हम लोगों का दिमाग जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, गजनी है। हम लोग गजनी समझते हो ना, हर 15 मिनट पे बात को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई भी 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क नहीं लगा हुआ है ना। खैर वो लगाना भी नहीं, ऐसा नहीं कि तुम लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाना, बोलना कि भैया 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क लगा दो, कुणाल सर का है। ना 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 ना, ऐसा नहीं, वो सब मैन मेड नहीं होता है, वो नेचुरल चीज है भैया। याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को रट लो, समझो, आंख से देखो, मुंह से पढ़ो, कान सुनेगा, दिमाग में जाएगा, बहुत सारी बातें मुंह से निकलेगी, तो एडजस्टमेंट का कहीं ना कहीं जगह खाली होता है आपके दिमाग में। ठीक है भाई, आ जाइए। अनुवाद करने वाला अनुवादक कहलाता है, अनुवाद किया हुआ अनुदित कहलाता है, अर्थ या धन से संबंधित आर्थिक कहलाता है, जिसकी तुलना न हो अतुलनीय कहलाता है। कितना अच्छा अच्छा शब्द दिया गया, हाय 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 हाय, क्या बात है। आगे आ जाइए, आगे क्या लिखा है? लिखा है जिसका आदि न हो अनादि कहलाएगा, जिसका आदि न हो अनादि कहलाएगा, जिसका अंत न हो अनंत कहलाएगा। अनादि अनंतता, अनादि अनंता सारे लोगों ने सुना होगा, कैलाश खेर का गाना है, अलख चेतना हूं मैं अनादि अनंता, है ना, बहुत अच्छा गाना है, एक बार सुन लेना। दूसरा क्या है? जो परीक्षा में पास न हो अनुत्तीर्ण कहलाता है, जो परीक्षा में पास हो उत्तीर्ण कहलाता है। तो उत्तीर्ण वाले पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि हम लोग को पास करके दिखाना है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्या लिखा है? जिस पर मुकदमा हो, जिस पर मुकदमा हो उसको क्या बोलेंगे? अभियुक्त बोलेंगे मेरे भाई। और जिसका अपराध सिद्ध हो जाए उसको अपराधी कहेंगे। क्या कहेंगे? अपराधी कहेंगे। जिस पर विश्वास न हो अविश्वसनीय कहेंगे। भैया तुम पे विश्वास नहीं है, तुम कुछ भी सही कर लो, लेकिन तुम पे हमारा विश्वास नहीं है और नहीं करेंगे। क्या कर लोगे? ऐसे ही मन में सवाल आता है ना। खैर ऐसे नहीं कहना है। लिखा है जो साध्य न हो असाध्य कहलाता है। ठीक है भाई, आ जाइए अगले वाले स्लाइड पे आते हैं। लिखा है स्वयं अपने को मार डालना आत्महत्या कहलाता है। स्वयं अपने को मार डालना आत्महत्या कहलाता है, सुसाइड कर लेना आत्महत्या कहलाता है। अच्छा, अपनी ही हत्या करने वाला आत्मघाती कहलाता है। थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट में टीयर गैस का कुछ ये लेकर पार्टिकल लेकर घुसा था, आप लोगों को पता है कितना बड़ा हंगामा हुआ था ना। तो उसी को कहते हैं आत्मघाती हमला कहते हैं। मतलब भैया खुद तो जाएंगे और सबको ले जाएंगे और तुमको भी नहीं छोड़ने वाले। दैट इज कॉल्ड, हमारा क्या हो जाएगा? आत्मघाती हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरों का बुरा करे अपकारी कहलाएगा। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़ कहलाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित कहलाएगा। लिखा है कि जो आयुर्वेद से संबंध रखे आयुर्वेदिक कहलाएगा। अंडे से पैदा होने वाला अंडज कहलाएगा। दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी कहलाएगा। एस्ट्रोलॉजर कहलाएगा, ज्योतिष कहलाएगा, ऐसा भी कह सकते हो। उसके बाद क्या लिखा है कि दूसरे के अंदर की गहराई तोड़ने वाला अंतरदर्शी कहलाने वाला है। दूसरों के अंदर की गहराई, मतलब गहराई को तोड़ देगा, उसको क्या बोलेंगे? अंतरदर्शी बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। लिखा है अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात अंतरराष्ट्रीय कहलाती है। अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात क्या कहलाती है भैया? अंतरराष्ट्रीय कहलाती है, इंटरनेशनल कहलाती है। अच्छा, आगे क्या है? जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय कहलाता है, अवर्णनीय कहलाता है। ठीक है, जिसे टाला न जा सके अनिवार्य कहलाता है, जिसे काटा न जा सके अकाट्य कहलाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका वर्ड्स दिया गया है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अच्छा, लिखा है नकल करने योग्य अनुकरणीय कहलाएगा। बिना विचार किए विश्वास करना अंधविश्वास कहलाएगा। साधारण नियम के विरुद्ध बात करना अपवाद कहलाएगा। जो मनुष्य के लिए उचित न हो अमानुषिक कहलाएगा। देखो, नकल करने योग्य क्या होता है? टैलेंट आप में नकल करने के योग्य हो। नकल वही करता है जिसके पास अकल होता है। अकल होने का मतलब, अगर एग्जाम में भी लोग चोरी करता था पहले, अब तो शायद लगभग खत्म हो गया है, अभी भी चलता है क्या? एक बार कमेंट करके बताना। तो
तो जिसके पास अकल होता है वही नकल करता है। तो अकल कहने का मतलब क्या है कि लोग देखता है कि 90 नंबर पेज नंबर में महात्मा गांधी के बारे में क्या लिखा हुआ है, और जब एग्जाम में पूछ देगा तो खोजना नहीं पड़ेगा, 90 नंबर पेज निकालोगे और वहीं से महात्मा गांधी के बारे में लिख दोगे। दैट इज कॉल्ड हमारा परफेक्ट चीटिंग, जिसको कहते हैं। अकल है तब नकल करोगे, ठीक है। तो नकल करने का योग क्या कहलाता है? अनुकरणीय कहलाता है। बिना विचार किए विश्वास करना अंधविश्वास कहलाता है, मतलब धोखा का प्रतीत होता है ये। आगे चलते हैं। साधारण नियम के विरुद्ध बात करना अपवाद कहलाता है। जो मनुष्य के लिए उचित न हो वो अमानुषिक कहलाता है। आगे आ जाइए, आगे क्या कह रहा है? लिखा है जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे वो क्या कहलाता है? अनागत विधाता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनागत विधाता कहलाता है। मतलब किसी चीज के होने से पूर्व जो है वो अनुमान हो जाता है कि भैया ऐसा होने वाला है, तो अनागत विधाता कहलाता है। जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य कहलाता है। इंद्र की पुरी क्या कहलाती है? अमरावती कहलाती है। कुबेर की नगरी क्या कहलाती है? अलकापुरी कहलाती है। अलकापुरी कहलाती है। क्या कहलाती है? अलकापुरी कहलाती है। आ जाइए अगले वाले में। लिखा है दोपहर के बाद का समय क्या होता है? अपराह्न होता है। पर्वत के ऊपर की समय भूमि क्या होती है? अधिकता होती है। जो जांच या परीक्षा बहुत कठिन हो उसे अग्रि परीक्षा कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। आ जाइए अगले वाले पे। अगला वाला हमारा क्या लिखा है? जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। जिसका नाथ सहारा न हो अनाथ या यतीम कहते। क्या कहते हैं? अनाथ या यतीम कहते हैं। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ कहते हैं। जो ऋण ले अधर्मण्य कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या लिखा है? जिसे भय न हो निर्भय कहलाएगा। अभय कहलाएगा। अभय का मतलब ही तुम्हारे किसी दोस्त का नाम अभय होगा, बोला कि भैया तुमको डर उर नहीं लगता है, एक दिन पकड़ के कूट देना, समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या होता है कि जिसे भय न हो वो निर्भय या अभय कहलाता है। जो कभी न मरे वो अमर कहलाता है। जिसका शत्रु पैदा नहीं लिया हो वो अजात शत्रु कहलाता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी कहलाता है। कहलाता नहीं कहलाता? सब कुछ यहाँ पे लिखा गया, आपको एक नजर देखना है और एक नजर सब कवर हो जाएगा। आगे आ जाइए। जो चीज नई निकाले या खोज करे आविष्कार कहलाती है। जो चीज नई निकाले या खोज करे क्या हो जाता है? आविष्कार कहलाती है। जो साधा न जा सके असाध्य कहलाता है। किसी छोटे से प्रश्न होकर उसका उपकार करना अनुग्रह कहलाता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकंपा कहलाता है, ठीक है। आ जाइए अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं। लिखा है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए अस्त्र कहलाता है। मोहज नीत प्रेम क्या कहलाता है? आसक्ति कहलाता है। आसक्ति किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत अभिनंदन कहलाता है। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा कहलाती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा बहुत सारा वर्ड्स है आपके पास। मैं आगे चलता हूं, रुको, भी खत्म नहीं, भागना मत, भागोगे तो फिर जान लेना। आगे चलते हैं। लिखा है जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि भैया बिना पूछे पहुंच जाओ। आधा किलो मिठाई ले लो, पूरा घर का परिवार आदमी कुछ, वाह भैया मिठाई लेकर आए हैं, कितना? तो आधा किलो या फिर 250 ग्राम ले लेते हो, है ना। कमेंट करो यार, इतना सुन रहे हो, एक बार कमेंट करना तो बनता है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां तक रुके हो तो मुझे पता है कि बहुत पसंद आ रहा है क्लास, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे आ जाइए। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असुर तपस्या कहलाती है। जो नहीं हो सकता असंभव कहलाता है। आगे आ जाइए। आगे क्या लिखा है? बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है, ठीक है। जो अल्प बोलने वाला मतलब कम बोलने वाला है वो अल्पभाषी कहलाता है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री कहलाती है, एक्टर जिसको कहते हैं, दीपिका पादुकोण देखे हो, ठीक है। जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता कहलाता है, ऋतिक रोशन देखे हो।